डिस्क्लेमर, आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारी कल्पना की दुनिया में मौजूद है। इसमें बताई गई हर बात बस मनोरंजन के लिए है। किसी भी धर्म, व्यक्ति या जगह से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीआईपी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। CH51 उनकी मोहब्बत मेरे नसीब में लिख दे। अब आगे। नैन आराम से काम कर रही थी। जैसे ही उसने प्याज को छील कर काटने की कोशिश की उसे वक्त उसके हाथ में कट लग गया। दर्द से नैन की आंखें भींच गई। उसने खुद को कंट्रोल किया, एक नज़र बाहर देखा। बेगम परवीन वहां लेटी थी। नैन की उन्होंने बहुत हेल्प की थी। अगर बू ये काम नहीं करती तब उन्हें करना पड़ता। नैन इतनी सेल्फिश नहीं थी। नैन अपने दर्द को इग्नोर करते हुए सारा काम करने लगी। उसने गैस जलाकर भगोना रखा। उसमें देख देख कर सामान डालने लगी। नैन का हाथ भगोने की किनारी में लगा। नैन चीख पड़ी। क्या हुआ नैन? कुछ कुछ नहीं आंटी, प्यास से आंखें जल रही है। नैन बेटा तुम रहने दो, मैं साहिबा को बुला देती हूँ। रहने दे, बस हो गया। नैन फोन में देख कर रही थी। साथ ही बेगम परवीन से पूछ रही थी कि सामान किधर रखा है। नैन ने जैसे ही चिकन को तेल में फ्राई के लिए डाला कुछ छींटे उसके चेहरे पर पड़ गई। नैन ने अपने चेहरे को ढक लिया। जल्दी से जाकर पानी से मुंह धोया। आधे घंटे में उसने काम कर लिया। चावल रखकर वो वहीं बैठकर फोन चलाने लगी। जब नैन को जलने की खुशबू आई उसने सिर उठाकर देखा, चावल जल चुके थे। उफ खुदाया। नैन ने जल्दी से गैस बंद की। वो फोन में इतना मास्ट हो गई उसे होश ही नहीं रहा वो कहाँ है, क्या कर रही है। नैन ने चिकन कोरमा देखा, फिर खुद से बोली ये चिकन स्विम क्यों कर रहे हैं। जो भी हो, लगता है सही बन गए, इन्हें नीचे रखती हूँ। उसने वैसे ही नीचे रखने की कोशिश की जैसे कपड़े से पकड़ उतार कर बेगम परवीन रखती हैं। नैन जैसे ही रखने वाली थी उसे अपना हाथ जलता हुआ महसूस हुआ और सारा चिकन कोरमा फर्श पर बिखर गया। नैन की आंखें भर आईं अपनी मेहनतों यूं जाया होते देखकर। 2 घंटे लगे थे उसे ये सब काम करने ने बनाने में, और किचन भी फिर से गंदा हो गया। नैन को गुस्सा और रोना दोनों आ रहे थे। उसका गुस्सा भी आंसुओं में बदल गया। वो वहीं बैठकर रोने लगी। उसने अली को कॉल किया, हेलो तुम ठीक हो? ये सुनते ही नैन तेज तेज रोने लगी, सब खराब हो गया, आप आ जाओ ना। आ रहा हूँ, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। नैन वैसे ही बैठी रही। कुछ देर में उसे हवेली के अंदर किसी के भागते हुए आने की आहट हुई। नैन ने अपने घुटनों पर सिर टिका लिया। अली किचन में आया। उसने सामने का नजारा देखा। एक पल को उसका दिल दहल गया। उसे लगा नैन ने खुद को न जला लिया हो। अली ने नैन को बाजुओं से पकड़कर उठाया, तुम ठीक हो? नैन अली का चेहरा देखकर और तेज तेज रोने लगी। अली की नज़र नैन को चेक कर रही थी, वो ठीक है ना या वो जल ना गई हो। नैन झट से अली के सीने से लग गई। मुझसे नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की थी। मेरे हाथ भी जल गए, मेरा कट भी गया, फिर भी सारा कोरमा गिर गया। अली की भागता हुआ आता देखकर उसके पीछे पीछे बाकी सब भी आए थे। जाने क्या हो गया। इरफान साहब, इमरान साहब और बाबा साहब, सोहेब, सब उन्हें ऐसे देखकर पलट गए। बेगम परवीन भी उठ आई थी, लेकिन अली के होने पर वो नैन के पास नहीं जा सकती थी। अनस उन्हें देख रहा था। अली ने नैन को खुद से दूर करना चाहा, नैन नहीं हुई। अच्छा मेरी बात सुनो, अली ने इतने प्यार से कहा कि सोहेब और इमरान साहब खुद को पलटकर देखने से न रोक सकें कि ये अलकहार ही है जिसके नाम में खौफ है। उसकी आवाज़ अपनी बीवी के सामने कितनी प्यार भरी है। साहिबा नैन के पास आई, इधर आओ। नैन को अली से दूर किया। नैन अभी भी सिसकियों से रो रही थी। साहिबा ने किचन को देखा, बहुत बुरी हालत हो रही थी। नैन रोना बंद करी। नैन अली का हाथ पकड़े खड़े अभी भी रो रही थी। वो फिर से मुझे सुनाएंगे? कौन सुनाएगा तुम्हें? आपके अब्बा। नैन के ये कहने पर अली के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर को नरमी थी, वो जैसे गायब हो गई। उसने झटके से नैन से अपना हाथ छुड़ा लिया। अली ने कहा, बाहर आओ। नैन धीरे कदमों से बाहर जाने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने अनस को बाहर खड़े हंसते देखा। उसी वक्त अली से शिकायत की, देखो ये हंस रहा है। सबने अनस की तरफ घूर कर देखा। बेचारा घबरा कर सीधा खड़ा हो गया। बाबा साहब ने कहा, ऐसा क्या हो गया कि इतनी जोर जोर से रो रही थी? इमरान साहब बोले, आंसू तो ऐसे निकलते हैं जैसे आंखों में टंकी लगाकर रखी हो। नैन गुस्से से तिलमिला कर रह गई। सब आपकी वजह से हुआ है, आप लोग ही हैं जो इतना काम करवाते हैं। आंटी से भी करवाते हैं, मुझसे भी। पानी तक खुद लेकर नहीं पीते हैं। इतने पैसे हैं आप लोगों के पास, फिर भी नौकर भी रखते, क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ बताएं, आपको बुरा नहीं लगता अपनी बीवियों से इतना काम करवाते हुए? आप गांव वाले बहुत जालिम होते हैं। देखे मेरे हाथों का क्या हाल हो गया। नैन रोते हुए शिकत कर रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा करता है। उससे एक दो काम करवा लो तब। उसके गालों पर लंबे लब आंसू बह रहे थे। कल से वो परेशान हो चुकी थी। नैन को एक एक बात सही है, यहाँ के मर्द किसी शहंशाह की तरह अपनी बीवियों पर हुक्म चलाते हैं। घर का सारा काम औरतें करती है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यहाँ तक खेतों से आने वाले सामान और भी बहुत से काम उन्हें करने होते। बाई किस वजह से उन्हें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो औरतें खुशी से करती है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आदत भी पड़ चुकी होती है, क्योंकि गांव में कोई काम करने वाला ऐसे ही नहीं मिलता है। कोई खुशी से कर देगा, लेकिन नौकरी के तौर पर अपनी शान खराब मानते हैं, या कोई बहुत ज्यादा गरीब हो वो करता है, वरना लोग भूख सह लेते हैं। किसी की घर की नौकरी नहीं, सब जगह ये भी नहीं था। नैन के हाथ बिल्कुल लाल थे। उसके हाथों पर जलने और कटने के निशान साफ दिख रहे थे। आपको क्या, आप बस हुक्म चलाते रहते हैं? अगर कोई अपनी मर्जी से करे तब ठीक है। अली ने नैन को बाजू पकड़कर अपने तरफ किया। उसका गुस्सा देखकर सोहेब को लगा वो नैन पर सबके सामने न चिल्लाए, ये एक आम बात थी वहां के लिए।
वो कुछ बोलने वाले थे लेकिन अली की अगली बात को सुनकर चुप रह गए। अली ने नयन के चेहरे पर नजरें टिकाए कहा, तुम मेरी बीवी हो, अलकहार अब्दुल रहमान की बीवी, जिसका हुक्म इस इलाके में चलता है और मेरे बाद तुम्हारा हुक्म चलेगा। तुम्हें किसी की हुक्मरानी करने की जरूरत नहीं है, तुम हुक्मरान हो इनकी। नयन शांत हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए अली को देख रही थी। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे, लेकिन मुशुक्रा सिर्फ साहिबा रही थी। कुछ को ये बात बुरी तरह चुभी थी। इससे पलट नयन ने बड़ी मासूमियत से कहा, हुक्मरान क्या होता है? सोहेब ने मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। साहिबा उन्हें आंखें दिखा रही थी। इमरान साहब बोले, ये हुक्मरान हैं जिन्हें हुक्मरान रूलर का मतलब भी नहीं पता, इनकी औकात। वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले नयन ने गर्दन अकड़ाकर कहा, आप गढ़ी के सरवर बादशाह की बीवी की औकात की बात कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता बादशाह की बीवी की क्या हैसियत होती है? अली के होठों पर एक न दिखने वाली मुस्कान थी। वो एकटक इमरान साहब के चेहरे को देख रहा था, जिनका रंग बुझ चुका था। उन्हें पता था नयन ऐसा ही जवाब देगी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो अब भी सबसे नाराज थी। मैं आप में से किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं। बाबा साहब ने इस बार कहा, इतना कुछ होने के बाद भी आप ये कह रही हैं? आपको क्या चाहिए? आप मलिका क्वीन है, आप कुछ भी कर सकती हैं। फिर हम लोगों की आपको क्या जरूरत? आप जो चाहें करें, बड़ों से बहस करें या बदतमीजी। नयन ने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब बोले, आबिद से कहीं कुछ औरतें और बाहर के काम के लिए कुछ आदमियों को हवेली के लिए रख ले। हमारी मलिका को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद खेतों का काम खेतों पर ही निपटा लेना, घर पर लाकर किसी को तंग नहीं करना। नयन की नजरें झुकी थी, लेकिन उसने अपना सिर अभी भी ऊंचा किया हुआ था। बाबा साहब गुस्से में चले गए। अली की ये बात उनको भी शायद पसंद नहीं आई थी। आखिर वो भी एक मर्द थे, वो भी इस हवेली के, जिसे किसी औरत के हुक्म को अपने ऊपर चलाने की बात कभी बर्दाश्त नहीं होगी। ये उनकी भी अना को ठेस पहुंचाएगी। उनके जाने के नयन को घूरते हुए इमरान साहब भी चले गए। इरफान साहब ने नयन से कहा, ज्यादा खुश मत होना, यहाँ औरतों के हुक्म कोई नहीं मानता। नयन ने कुछ नहीं कहा। इरफान साहब भी चले गए। नयन जो कुछ सोच रही थी, उसने अली से पूछा, कुछ गलत कहा मैंने? अली ने कहा, इस कदर रोने की जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हो गया। सोहेब बोले, अली की बीवी। नयन नाराजगी से देखा, मेरा नाम है, आप मुझे नाम से क्यों नहीं बुलाते? नयन के एक्सप्रेशन देखकर सोहेब मुस्कुर कर बोले, शहजादियों के नाम नहीं लेते। सोहेब ने नयन के सिर को थपथपाया। साहिबा को देखकर बोले, साहिबा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। साहिबा जो बेगम परवीन को उनके कमरे में छोड़कर आ रही थी, उसने हाँ में सिर हिला दिया। सोहेब जाते हुए बोले, अली इसके हाथों पर कुछ लगा दो, और हाँ कोई काम मत कराना। वो हंसते हुए चले गए। साहिबा ने कहा, मैं खाना भेजती हूँ। साहिबा भी पीछे से चली गई। नयन अली को देख रही थी, फिर वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई। अली ने गहरी सांस ली, वो नाराज हो चुकी थी। कुछ देर बाद नयन बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी। अली दूसरी तरफ कुछ कर रहा था। नयन तिरछी नजरों से उसे घूर रही थी, उसकी आंखों में गुस्सा था। अली ने कमरे में आने के बाद एक बार भी उससे बात नहीं की थी। यही बात नयन की गुस्से को बढ़ा रही थी। नयन उठी, तेज कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी। वो चौखट से बाहर कदम रखती, उससे पहले ही वो हवा में थी। अंदर से दरवाजा बंद हो गया। नयन शॉक रह गई। उसे एक पल को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। उसने सिर घुमाकर देखा। अली ने नयन को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। कहाँ जा रही हो? ऐसी जगह जहां आप नजर नहीं आए। मैं तुम्हें हर जगह नजर आऊंगा। मेरी गैर मौजूदगी में भी अपनी आंखें बंद कर मेरा नाम पुकारने पर तुम मुझे अपने करीब महसूस करोगी। अच्छी फिलॉसफी है, काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगी। अली ने नयन को बेड पर खड़ा कर दिया। नयन के हाथ अली के कंधों पर थे। वो एकटक अली को देख रही थी। अली की नजरें भी उसकी नजरों में ही थी। नयन ने अपनी हथेली को अली के गाल पर रखते हुए बेख्याली में कहा, एक बात कहूं? अली के हाथ नयन की कमर पर थे। वो नीचे था, सिर उठाकर नयन को देख रहा था। कमरे में शांति थी, शोर था तब दोनों की बड़ी धड़कनों का। आपकी आंखें बहुत चमकीली है, इनमें देखी तब ये सब कुछ भूला देती है। अली बस मुस्कुरा दिया। नयन ने अली के माथे से अपना माथा जोड़ लिया। वो धीरे धीरे अली के चेहरे पर रखे अपने हाथ से उसका चेहरा सहला रही थी, इस बात से बेखबर कि उसकी इस हरकत का अली पर कितना गहरा असर ही रहा था। अली की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि नयन भी सुन पा रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ अली के सीने पर रख दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये मेरी करीबी से धड़कता है। अली ने आंखें खोलकर नयन को देखा। इस वक्त अली के चेहरे पर एक सुकून बिखरा था, वहीं नयन उसका चेहरा चमक रहा था। अली ने वैसे ही नयन के हाथ साइड अपने होंठ रखे। नयन का चेहरा सुर्ख पड़ गया। हया की गहरी लाली उसके गालों पर छाने लगी। अली ने नयन की ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये लाली मेरी करीबी से छाती है, लेकिन वो ये बस सोच सकता था। अपने जज्बातों को बयां करने में वो बहुत पीछे था। दोनों ही एक दूसरे को चाहत भरी नजरों से देख रहे थे। नयन ने झुककर अली के माथे पर अपने होंठ रखे। आपने जो कहा वो सच था। तुम्हें लगता है झूठ बोलता हूँ? नयन ने पाउट बनाकर अली को देखा, ये भूलकर कि उसकी ये हरकत अली पर कैसा कहर ढा रही है। अरे यार, मुझे लगा आपने मेरी खुशी के लिए बोला। तुम खुश हो? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, कितना अच्छा लगेगा। मैं भी अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकती हूँ। लोग मेरा हुक्म मानेंगे और मैं उन्हें अच्छी बातें करने को बोलूंगी, है ना? नयन बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने एक्साइटमेंट में अली के होठों पर एक लाइट किस की। अली हैरानी से नयन को देखने लगा। एक पल को उसे अपनी हार्ट बीट स्किप होती हुई महसूस हुई।
वो एक टक नयन को देख रहा था। नयन इधर उधर देखने लगी। अली ने उसके चेहरे को पकड़ा, अपने करीब कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। नयन ने अली के गले में बाहें डाल दी। अली नयन के होठों को शिद्दत से चूम रहा था और नयन उसकी इस शिद्दत से मदहोश हो रही थी। अली ने अपना पैर बेड पर रखा और नयन को अपने पैर पर बिठा लिया। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। नयन ने अली को और खुद को अपने दुपट्टे से ढक लिया। जब अली ने नयन के लबों को अपने लबों से आज़ाद किया, नयन उसके सीने पर सिर रख गहरी गहरी सांसें लेने लगी। नयन का दुपट्टा अभी भी उन दोनों के ऊपर था। नयन अली की तरफ नहीं देख रही थी। इस वक्त उसे अली से बेहद शर्मा रही थी और ये कुछ वक्त तक ही होता था। अली नमाज पढ़ चुका था। नमाज पर बैठा वो तस्बीह पढ़ रहा था। नयन उसके साथ में ही नमाज पढ़ रही थी, जिसकी आखिरी रक पर अब्बू दुआ में हाथ उठाए हुए थी। उसने दुआ की, ए मेरे खुदा, मेरे शौहर को हमेशा सलामत रखना और उनकी मोहब्बत मेरे नसीब में लिख दे। अलकहार अब्दुल रहमान को नयन नाज से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए। अली के तस्बीह पर चलते हाथ रुक गए। CH52 कौन है? अली की पसंद। अब आगे। अली वैसे ही बैठा था। नया अपनी दुआ मांगकर उठ चुकी थी, वहीं अली अटक गया था। नयन ने सिर घुमा कर देखा, आप तिलावत करेंगे वरना मुझे नींद आ रही है। अली ने बस हाँ में सिर हिलाया। वो उठकर गया और सामने रखी किताबों की अलमारी के ऊपरी हिस्से से कुरान उठा कर ले आया। बेड पर बैठ उसे खोलते हुए पढ़ना शुरू किया। नयन कुछ देर खड़ी अली को देखती रही। उसे अली का पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सुनकर एक सुकून आए एहसास होता। नयन भी आकर अली के पास बैठ गई। वो खुद भी पढ़ती थी, लेकिन अली की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। उसकी लय सुनकर कोई भी सब भूल कर बस उसे कुरान पढ़ते हुए ही सुने बस। नयन अली के पीछे उसकी पीठ पर सिर टिकाकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अली की आवाज़ उस शांत कमरे एक लय में गूंज रही थी और यह बहुत सुकूनदेह था। नयन उसे ही सुनती रही। धीरे धीरे उसका सिर अली के थाई पर आ गया। वो लेट गई। उसकी पलकें भारी हो रही थीं। अली जब भी घर होता रात में जरूर तिलावत कुरान करता। नयन ऐसे ही उसे सुनती। इन 3 महीनों में ये उसकी आदत बन गया था। अली ने एक पारा पूरा करके बंद कर रखने को हुआ कि नयन ने सवाल किया, आपको कैसी औरतें पसंद हैं? अली के हाथ रुक गए। उसकी नज़रें नयन के चेहरे पर आई, फिर उसने एक पल में उन्हें नयन के चेहरे से हटा लिया। एक बार बताएं, सब कहते हैं आपको मेरी जैसी लड़कियां पसंद नहीं है क्योंकि मैं फूहड़ हूं। नूर रहमान जैसी। उसकी बात पूरी होने से पहले अली ने उसका सिर बेड पर आराम से रखा, उठकर चला गया। नयन उठकर बेड पर बैठ गई। वो अली को देख रही थी जो उस कमरे में गया था जहां नयन को जाना सख्त मना था और अली हमेशा ताले लगाकर रखता था। कुछ देर में अली एक बैग लेकर बाहर आया। उसने कमरे की सारी खिड़की बंद कर पर्दे डाले। नयन ने हैरानी से उसे देखा। अली ने बैग कुर्सी पर रखा, नयन के सामने आकर बैठा। नयन ने नमे सिर हिलाया। अली ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया। ध्यान रखना अपना, किसी से कोई बहस झगड़ा बिल्कुल नहीं करोगी, अपने काम पर ध्यान देना, ओके? कुछ दिन में आता हूँ। नयन की आंखें पल में भीग गई। अली उसकी आंखों के सवाल देख रहा था। एक जरूरी काम है मुझे। अब तुम्हारी यहाँ भी काफी पहचान हो गई है, तब तुम्हें परेशानी नहीं होगी। कोई बात ही तब जैद है उससे कह देना। नयन जो खामोश बैठी थी बोली, आप बहुत गंदे हो। अली बस मुस्करा दिया। ताई से कोई बात मत करना, उनके शब्द कड़वे होते हैं। पहले लड़ लोगी, बाद में तुम्हें दुख होगा। आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मेरी याद में आंसू बहाने से बेहतर मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। अली बोलकर शांत हुआ। बस यही हद थी। नयन झट से अली के सीने से लग गई। उसने अपने हाथ अली की पीठ पर बांध दिए। नयन की पकड़ काफी तेज थी। अली ने उसके सिर पर हाथ रखा। नयन के सिर को सहलाते हुए वो कुछ आयतें पढ़ रहा था। उसने नयन के चेहरे पर फूंकते हुए मुस्कुराकर उसे देखा। नयन उससे दूर हो गई। आपकी यह हरकत बहुत पसंद है मुझे। वैसे आप क्या पढ़ते हैं? अली ने उसे इग्नोर किया। वो उठने लगा तब नयन ने कहा, मेरा किस? अली ने सिर घुमा कर देखा। नयन के हाथ उसके कॉलर पर थे। अली आईब्राउ रेस कर उसे देखने लगा। नाउ किस मी? अली ने नयन के चेहरे को निहारा। उसके चेहरे पर झुककर अपनी डीप वॉइस में बोला, देन डोंट बेग फॉर ब्रेथ। अली जैसी ही नयन के होठों को छूने वाला था, नयन ने अपना सिर नीचे किया। अली के होंठ नयन के माथे पर थे। एक पल को उसने अपनी आंखें बंद की। नयन के होठों पर मुस्कुराहट थी। नयन सीधे होकर बैठी। उसने अली को देखा जिसके कान लाल पड़ गए थे। भूरी आंखें चमक रही थी। धड़कन इतनी तेजी थी कि नयन भी सुन पा रही थी। नयन ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं ब्लेसिंग किसकी बात कर रही थी? आप है कि मुझे देखकर आपसे कंट्रोल ही नहीं होता। नयन हंसते हुए जल्दी से अली से दूर होकर खड़ी हो गई। उसे भी पता था अगर अली ने उससे कारी भी बढ़ाई तब उसकी बर्दाश्त से बाहर होगा। इस वक्त भी नयन का चेहरा लाल था। वो बस अपनी बातों से अली से जितना चाहती थी। दरवाजा बंद कर लो, चलता हूँ, कहकर अली ने बैग को कंधे पर डाला। नयन उसके पीछे आ रही थी कि अली के जाने पर दरवाजा बंद कर ले। अली दरवाजे तक आया। उसने पलटकर अपने पीछे आती नयन को देखा, फिर उसकी कमर में हाथ डाल नयन को दरवाजे से लगा दिया। नयन को मौका दिए बगैर उसके लबों पर अपने लब रख उसे अपनी शिद्दत का एहसास कराने लगा। नयन को अपनी धड़कन रुकती महसूस हुई। उसने अली के कंधे पर हाथ रख लिए। अली नयन को ऐसे किस कर रहा था जैसे ये उसकी आखिरी किस हो। ये शिद्दत नयन की बर्दाश्त से बाहर थी। नयन को कोई मोहब्बत का एहसास नहीं होता था, लेकिन एक तड़प का एहसास जरूर होता था। अली उसे सुकून की तलाश थी और ये भी उसे सुकून पाने का एक नया जरिया मिल गया था। नयन बड़ी बड़ी आंखों से अली की बंद आंखों को देख रही थी जो अब सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। नयन की आंखों में शरारत उभरी। उसने अली के होठों को बाइट किया। अली ने आंखें खोलकर नयन को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। किसी की नजरें नहीं हट रही थी।
अपना बदला लेते हुए नयन के निचले होंठ को अपने दांतों से खींचते हुए पीछे हटाने आह भर कर रह गई। उसने बुरी तरह अली को घूरा। अली ने नयन के कान के पास आते हुए कहा, सच में मेरी बीवी को देखकर कंट्रोल नहीं होता और तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से एक दिन आई विल लूज कंट्रोल, दैट डे योर सोल विल बी माइन। नयन हैरान रह गई। उसने अली से ये उम्मीद नहीं की थी। अली नयन के माथे को अपने होठों से छूकर वहां से चला गया। नयन के होठों पर एक मुस्कान आ गई, साथ ही उसके गुलाबी चेहरा लाल पड़ गया था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बेड पर आकर लेट गई। नयन को सोच सोच कर शर्म आ रही थी। उसने हंसते हुए अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया। ही विल ड्राइव मी क्रेजी। नयन के दिमाग से वो सब निकल चुका था जो सुबह से शाम तक हुआ। अब उसके दिलो दिमाग पर अली छाया हुआ था। वो वैसे ही लेटी हुई अली के बारे में सोचती रही। उसकी आंख लग गई। 2 दिन बाद नयन आंगन में खड़ी थी। उसके सामने 2 लड़कियां थी। नयन बड़े ध्यान से देख रही थी। एक लड़की ने कहा, भाभी आप ऐसे क्यों देख रही हो? नयन ने हैरानी से कहा, कितनी बड़ी हो? वो दोनों नयन से भी ज्यादा हैरान होकर देखने लगी। नयन को वो लड़कियां छोटी लग रही थीं। व्हाट्स योर नेम? है मतलब नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम छोटी लली है और ये मेरी बड़ी बाजी बड़ी वाली। ये नाम है आप दोनों के? बड़ी वाली ने हाँ में सिर हिलाया। नयन ने उन दोनों को देखा। कितनी उम्र है? 16 साल, छोटी लली ने कहा। बड़ी वाली उससे कुछ ही बड़ी दिख रही थी। नयन ने शॉक्ड हो गई, सारे काम आते हैं? हाँ भाभी तुम बताओ, हम सब काम कर देंगे। अब्बा ने कहा है बड़े ध्यान से काम करना है। नयन ने खुद से कहा, नानू अच्छे को मम्मा नहीं है, अभी इन दोनों को तेरी इंस्पिरेशन बना देती। नयन ने कहा, वो तुम दोनों हवेली की साफ सफाई, किचन की सफाई करना। आंटी दिख हो जाए तब खाना वो हो बनाएगी, तब तक तुम दोनों को बनाना है। उन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। नयन बोली, ठीक है अब तुम सफाई शुरू करो। किधर से करें? बड़ी वाली के सवाल पर नयन ने कुछ पल सोचा। अच्छा तुम यहीं से करो, फिर मुझे कुछ काम है। छोटी लली नयन किचन में चली गई। नयन ने कुछ फ्रूट्स लिए और बेगम परवीन के कमरे में आए। वो कोई किताब पढ़ रही थी। नयन ने कहा, आंटी। हाँ बेटा आओ। अब कैसा फील कर रही हैं आप? मेरी बेटी मेरा इतना ख्याल रख रही है, मैं तो ठीक ही रहूंगी ना? नयन उनके पास बैठ गई। आंटी मैंने बीपी और सूजे के लिए। बोलते बोलते वो रुकी, फिर बोली, हाँ मशीन मंगाई है और वो सारे सर्वेंट्स भी आ गए हैं। ये काम अच्छा हुआ, अब कुछ काम जरा कम हो जाएंगे, जान निकल जाती है शाम तक। बेगम परवीन बोली, साहिबा पर भी कुछ काम पड़ते हैं, फातिमा भाभी तो कुछ नहीं करती। मैं तो कह रही थी 1-2 लड़कियां उसके लिए भी हो जाती। नयन ने कहा, चल आंटी काम हो गया है। सोहिब भाई ने कहा था, मैंने इंतजाम कर दिया, बस वो उन्हें टिकने दें। ये बहुत अच्छा किया जय तुमने नयन, पहले तो कहने पर भी इमरान मुझे डांट देते थे। माफ करना आंटी, लेकिन आपके हस्बैंड मुझे पसंद नहीं आए, वो बहुत बुरे हैं। उन्होंने हैरानी से नयन को देखा। उन्होंने कुछ कहा तुमसे? नयन बोली, पता नहीं उन्हें शहर से क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उनके बेटे को मेरे जैसी लड़कियां नहीं पसंद। बेगम परवीन कुछ पल सोचती रही। उनके बेटे को नहीं, उन्हें तुम्हारी जैसी आज़ाद ख्याल नहीं पसंद है। तुम ऐसी ही होती, लेकिन इस गांव या किसी और गांव की होती, उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। उन्हें नूर रहमान जैसी लड़कियां नहीं पसंद, उनके बेटे को नूर रहमान जैसी औरतें ही पसंद हैं। सेब का टुकड़ा नयन के मुंह में ही रह गया। उसका स्वाद मीठे की जगह नयन को कड़वा लग रहा था। बेगम परवीन तो जैसे किन्हीं ख्यालों में खो चुकी थी। नयन दूसरी बार ये नाम सुन रही थी। उसने अपने दिल में दोहराया, नूर रहमान। नयन उठकर अपने कमरे में आ गई। बेगम परवीन इस कदर खोई थी, उन्हें नयन के जाने का एहसास भी नहीं हुआ। नयन अपने कमरे में आई। वो बहुत उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये नूर रहमान है कौन, अली को वो इतनी पसंद और इमरान साहब को इतनी नापसंद क्यों है। उसके दिल में एक ख्वाहिश जाग रही थी, वो अली की पसंद बने, वो कुछ हद तक वैसी भी हो जैसी अली की पसंद है। लेकिन पहले ये पता लगाना भी जरूरी था उसे कैसी लड़कियां पसंद है। उसके दिमाग में ये भी ख्याल आया। उसने बस एक औरत का नाम लिया, उसे नूर रहमान पसंद है, और किसी की बात ही नहीं की। अब नयन को गुस्सा आ रहा था, ये नूर रहमान कौन है जो अली को पसंद है। नयन ने अपने पैर पटके, फिर सोचा कैसे पता लगाए। इतने में उसकी नज़र कैमरा पर पड़ी। नयन को याद आया उसके फॉलोअर जानना चाहते थे वो कहाँ है। बहुत क्यूरियस थे जानने को। नयन ने सोचा एक व्लॉग वो बना ले, वो भी सिर्फ हवेली का। नयन सब सेट करके नीचे आ गई। उसने गेट से शुरू किया। अंदर आते हुए व्लॉग बनाने लगी। छोटी लली और बड़ी वाली अजीब तरह से उसे देख रही थीं। उन्हें लग रहा था कि नयन पागल है जो अपने आप से बात कर रही है, वो भी किसी खिलौने की हाथ में लेकर। नयन ने पूरी हवेली व्लॉग बनाया। वो हवेली दिखा रही थी कि अचानक से उसके सामने बाबा साहेब आ गए। नयन बिल्कुल नहीं घबराई। उसने बाबा साहेब को देखा जिनके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्होंने किसी पागल को देख लिया हो। क्या हो रहा है? सो व्यूअर मिलिए हमारे बाबा साहेब से, जो इस इलाके के एक पंच और बहुत ही आला इंसान है। इन्हें सलाम कीजिए, यही है इस शानदार हवेली के मालिक। बोलते हुए नयन ने वीडियो पॉज कर बाबा साहेब को देखा। बाबा साहेब कुछ कहते उससे पहले ही नयन ने कहा, आपने कहा था कि मैं हवेली के बाहर जाकर ये नहीं कर सकती, हवेली के अंदर को मना नहीं किया था। एंड आज शाम को मैं एक लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ जिसकी सुपर चैट से आने वाला पैसा हम गरीबों को देते हैं, कहकर वहां से बिना कुछ सुने भाग गई। बाबा साहब बही खड़े उस तरफ देख रहे थे जहां नयन गई थी। उनके कानों में किसी की आवाज गूंज रही थी, आपने हवेली से बाहर जाकर हेल्प करने से मना किया था, मैंने हवेली के अंदर रहते हुए हेल्प की है। वो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले गए। बही गड़ी में एक नहीं कई नदियां थी। सबसे बड़ी नदी गड़ी के पिछले इलाके में थी। बाढ़ का खतरा रहता था, इसलिए अली ने इधर बहुत अच्छा इंतजाम किया था कि बारिश होने पर या बाढ़ आने पर उस हद तक नुकसान नहीं होता था। और ये उन्हीं जमीनों के पास थी जो सुल्तान के कब्जे से अली ने ली थी। रहमान इस वक्त उस नदी में तैर रहा था, उल्टा जिससे उसका चेहरा ऊपर की तरफ था। वो नाव में बैठे सुल्तान और बख्श को देख रहा था।
रहमान ने कहा, गिद्ध को शिकार की ख्वाहिश है लेकिन शिकार उसकी चोंच से छूट चुका है। सुल्तान ने सिर घुमाकर उसे देखा, किसी दिन ये गिद्ध तुम्हें नोच लेगा और तुम्हारी बोटी बोटी खाएगा। रहमान हंसने लगा, उसकी हंसी उस शांत इलाके में केस शैतान की तरह गूंज रही थी। अच्छी ख्वाहिश है। वो हंसते से शांत हो गया, उसके फेस पर अब जानलेवा भाव थे, साथ ही नज़र अपने दूसरी तरफ से करीब बढ़ते सांप पर थी। वो जैसे ही रहमान के करीब आया, रहमान ने उसे सिर से पकड़ लिया। लेकिन मैं वो हूँ जो इस गिद्ध चोंच से शिकार छीन चुका है। बोलते हुए उसने सुल्तान की तरफ सांप फेंका। एक पल को सुल्तान चौंक गया, फिर उसने उस सांप को देखा जो काटने के लिए फन उठा चुका था। सुल्तान ने सांप के फन को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे बेजान कर दिया, वापस फेंक दिया। सुल्तान वो है जो सांप को भी खा जाए। रहमान ने मुस्कुरा कर देखा, गड़ी और इनके साथ इनसे बेहतर जमीनों को पा सकते हो। सुल्तान ने उसे देखा, कैसे? रहमान मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। रहमान कुछ मुफ्त में नहीं करता। सुल्तान को बस अली को मौत और गड़ी चाहिए, उसके लिए तुम क्या ले सकते हो? नैन बैठी हुई अपना व्लॉग एडिट कर रही थी कि उसका फ़ोन बीप किया। एक बार उसने इग्नोर किया, दूसरी बार देखा तब फिर मैसेज था। नैन ने झल्ला कर देखा, तब इंस्टा पर कोई था। नैन ने नाम देखा, एक हैरानी उसे हुई, उसकी आंखें बाहर आने को हुई। ये मुझे मैसेज कर रहे हैं। CH53 नैन का बारिश में भीगना, छोड़ो मुझे, खौफ। अब आगे। नैन अपनी फ़ोन की स्क्रीन को देख रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली, अगले ही पल उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। जस्ट टू से हेलो, नॉट टू मैसेज। नैन अपने होश में आए, उसने एक बार फिर हेलो सेंड किया। अगले ही पल अपने सिर पर हाथ मार लिया। एक्चुअली सर, आई कांट बिलीव यू रिप्लाई टू मी, थैंक यू सो मच। वाई डिड यू मैसेज मी? उधर से किए गए सवाल का नैन ने एक्साइटेड होकर रिप्लाई किया, आई वॉज जस्ट क्यूरियस टू नो अबाउट यू, यू आर सच अ ग्रेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, आई एम इंस्पायर्ड बाय यू सर, रियली यू आर ऑसम सर। ओक, तब तुम एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहती हो? नैन की सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। एक सपना था जो उसे याद आ गया, फिर उसका टूटना भी। 1 साल पहले नैन ने इस इड पर मसाज किया था, अब रिप्लाई आया था, आर यू इंडियन सर? यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पर्सन हु इंस्पायर्स यू, दैट्स नॉट फेयर। ओनली मैं आपके काम से इंस्पायर हूँ सर। नैन के जवाब पर उधर से स्माइली सेंड हुई। नैन खुश हो गई, वो सच में उस इंसान के काम से ही इंस्पायर थी, तभी उससे बात करना चाहती थी। सेंड फोटो यू टुक। नैन ने इधर उधर देखा, आसमान की देखकर उसने उड़ते परिंदों की एक फोटो क्लिक की जो अच्छी नहीं आई। नैन बाहर आई, उसने एंगल देखा, फिर कुछ पल इंतजार करते हुए उन परिंदों को देखती रही। उसे कैमरा की सारी टेक्निक आती थी, उसने बेसिक और स्किल दोनों कोर्स बेस्ट यूनिवर्सिटी से किए हुए थे, ट्रेनिंग भी ली थी। कुछ पल बाद एक फोटो क्लिक कर नैन ने उसे एडिट कर सेंड किया। फोटो ऐसी थी कि लग रहा था को लिव हो, लेकिन फिर भी उधर से 4 मिस्टेक्स सेंड हुई। नैन का मुंह बन गया, आपका नाम जान सकती हूँ सर? 2 मिनट बाद रिप्लाई आया, अब्दुल्ला। नैन शॉक रह गई, इंडियन होने के साथ मोमडन भी था। नैन ने फिर से उस इट को देखा, गॉड्स अ फोटोग्राफी। उससे 3 गुना फॉलोअर थे। इतनी यूनिक वाइल्ड फोटोग्राफी थी, कोई भी बस देखता ही रह जाए। कुछ अलग था। एक गुलाब का फोटो, आज से पहले एनिमल्स के हो फोटो उस इट पर थे, लेकिन एक गुलाब का फोटो पहली बार पोस्ट किया था। नैन तो बस उस गुलाब को छूते हुए देखती रह गई, इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि वो सच में सामने है। नैन ने गहरी सांस भरकर कहा, बहुत ही अच्छी स्किल्स है। स्क्रॉल करते हुए वो बस लाइक करती गई हर पोस्ट को। फिर एक मैसेज आया, आज के लिए बस कर दो। नैन जेब गई, जल्दी से फ़ोन बंद करके रख दिया। एक नज़र नैन ने बाहर देखा, बारिश हो रही थी। नैन थोड़े आगे आकर देखने लगी, उसे कुछ ख्याल आया। अपना फ़ोन उठाकर वो छत की तरफ भागी। इस वक्त गांव से छत का नज़ारा देखने लायक होगा। नैन ने छत पर आकर देखा, हर तरफ धुंध ही धुंध थी। आसमान से गिरती बारिश पत्तों पर देखी जा सकती थी। पत्तों पर मौजूद पानी में जैसे ही कोई बूंद गिरती, वो पानी उछल जाता और भी खूबसूरत दिखता। वो सब देखते हुए भीग रही थी। उसे अपना ख्याल नहीं था कि जियान ने उसे आवाज़ दी। वो भागते हुए छत पर आ रहा था। नैन ने उसका हाथ थामते हुए उसे अपने साथ लाकर कहा, जियू बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके पास? वाओ, मेरे साथ? ठीक है, हम मस्ती करते हैं। नयन ने जियान का हाथ थामा, फिर उसे गोल गोल घुमाने लगी। जियान ने अपना सिर पकड़ लिया। ओफो चाची, चाचा से शिकायत करूंगा। नयन ने उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाया। अच्छा बच्चू, नहीं करूंगा। नयन खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो दोनों तेज बारिश में भीग रहे थे। नयन जियान के साथ मस्ती कर रही थी। दोनों थककर फर्श पर बैठ गए। नयन के बाल उसके चेहरे और गर्दन पर चिपके हुए थे। उसके कपड़े बदन पर चिपक चुके थे। उसके होंठ थरथरा रहे थे। दूर से कोई निगाहें उसे एकटक ताक रही थी, जिसकी नयन को कोई खबर नहीं थी। नयन ने जियान को पाउट बनाकर देखा। आप मेरी शिकायत करोगे? जियान ने हाँ में सिर हिलाया। क्यों? चाचू ने बोला। नयन आंखें बड़ी करके देखा। नयन को ऐसे देखते हुए देखकर जियान ने अपने छोटे छोटे हाथों को नयन के गालों पर रखते हुए कहा, प्यारी। नयन हंस दी। आप भी बहुत प्यारे हैं मेरे सलमान खान। जियान तुरंत बोला, जियान खान। नयन फिर हंस दी। अच्छा, अब बताओ चाचू ने क्या कहा? नयन छत पर लेट गई। जियान को अपने ऊपर लिटा लिया। जियान ने मुश्किल से अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। बताओ ना बेबी। जियान ने धीरे से कहा, चाची का ख्याल रखना और मुझे बता देना। क्या बता देना? पता नहीं, जियान भूल गया। नयन ने मायूसी से जियान को देखा। जियान ने नयन के सीने पर सिर पर रख दिया। वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही लेटे रहे। फिर नयन ने अपनी और जियान की ढेर सारी पिक्चर क्लिक करी। नयन उठी और जियान के साथ वहां गोल गोल घूमने लगी। ये जियान का फेवरेट गेम था। उसने वैसे ही जियान को गोद में उठा लिया। तभी एक रौबदार आवाज गूंजी, नयन बहू।
नयन जियान दोनों ही बुरी तरह चौंक गए। नयन का पैर फिसला, वो दोनों नीचे गिरे, लेकिन नयन ने जियान को अपनी आगोश में इस कदर लिया कि जियान को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन नयन को अपने बाजू तेज दर्द का एहसास हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? नयन ने आंखें खोलकर देखा, सामने बाबा साहेब गुस्से में खड़े लाल आंखों से नयन को देख रहे थे। जियान नयन के पैरों से चिपक गया। नयन का दिल भी घबराहट से तेज धड़क रहा था। उसे अली की याद आई, लेकिन वो यहाँ भी था। नयन ने जियान पर अपनी पकड़ कस दी। क्या बेहयाई है ये, इस कदर बारिश में भीग कर छत पर खेलने की क्या जरूरत है? नयन ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी पलकें झुकाकर खड़ी हो गई। आपको पता भी है ये क्या हरकत कर रही हैं आप? कोई बच्ची नहीं है जो इस तरह से खेल करेगी। आइंदा हम आपको ऐसे छत पर ना देखें। साहिबा बहू, साहिबा भी आवाज सुनकर आ गई थी। चादर डालें इन पर और इन्हें समझाए, ये शहर नहीं है कि बेपर्दा बेढंग लिबास यहाँ बर्दाश्त कर लिए जाएंगे। नयन के गालों पर आंसू लुढ़क कर आए थे जो बारिश में कहीं गुम हो गए। नयन ने सफेद कुर्ती पहनी थी जो बारिश से भीगने पर रिवीलिंग हो गई। नयन ने कोई ध्यान हो नहीं दिया। साहिबा ने नयन पर एक चादर डाली, फिर उसे थामते हुए बाबा साहेब से बोली, नानू गलती हो गई उससे, वैसे भी उसे इतनी खबर नहीं है इस जगह में बारे में। अब काफी वक्त हो चुका है निकाह को, तब इतनी खबर तो होनी चाहिए, और ये ऐसी बातें नहीं है जहाँ जगह की जरूरत हो। आहाना भी शहर में रहती है, उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की। इनसे कहो संभल जाएं, कहीं हमें अपने फैसले पर दोबारा न सोचना पड़े, सख्ती से कहकर बाबा साहेब वहां से चले गए। नयन हैरान नजरों से उन्हें जाते देखती रही। उसने साहिबा को देखा, इस बात का क्या मतलब था? साहिबा ने नयन की लाल आंखों को देखा, कोई मतलब नहीं था। नयन इस बात को समझो, ये शहर नहीं है कि कोई तुम्हें इस तरह दो पल देखकर भूल जाएगा। ये जगह ऐसी है कि एक बार देखकर आंखों में बसा लेते हैं, नजरें तुम पर ही टिक जाती है, समझी तुम? अब चलो नीचे आओ। साहिबा ने जियान को गोद में उठा लिया। चाची। नयन को देखकर साहिबा ने कहा, आपने चाची को परेशान किया। जियान ने नमे सिर हिलाया। नयन ने जियान को अपनी गोद में लेते हुए कहा, ने एनवायरमेंट जियान के लिए अच्छा नहीं है भाभी। वो जियान को अपने गोद में लिए ही नीचे चली गई। साहिबा ने एक नज़र तेज बारिश को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, कभी मुझे भी यही लगता था। वो नीचे चली आई। रात नयन अपने कमरे में थी, उसका फोन बीप किया। उसने देखा, लाइव स्ट्रीम का मैसेज था। जिन यूट्यूबर्स के साथ वो ये कर रही थी वो पहले डिस्कशन कर रहे थे। नयन एक गहरी सांस लेकर उठ गई। उसने फोन और लैपटॉप चार्ज करके रखा था, बस लाइट नहीं थी। नयन ने सोचा उसे कौन सा कैमरा ऑन करना है। वो अपना कैमरा और लैपटॉप ऑन करके बैठ गई। आधी रात नदी के किनारे सुल्तान बख्श के साथ खड़ा था, अपने हाथों में हथियार लिए कुछ आदमी और थे। सुल्तान ने कहा, अगर अल कहार अब्दुल रहमान को हराना है तब इस गांव को हराना होगा, न ये जमीन रहेगी न इसे किसी बादशाह की जरूरत होगी। काम शुरू करो। वो लोग बांध की तरफ चल दिए। अभी भी बारिश तेज हो रही थी। रहमान उनके साथ नहीं था। सुल्तान ने कहा, रहमान को कुछ खबर? बख्श बोला, सुबह यहाँ से जाने के बाद उसे जंगल में जाते देखा गया था। वो इतनी गहराई में गया जहाँ जंगली जानवरों के सिवा कोई नहीं मिलता है। नजर रखो, ये जानवर बहुत गहरा और खतरनाक है। बख्श ने हाँ में सिर हिला दिया। नयन ने अपनी आंखें मलते हुए लैपटॉप बंद किया। अच्छे से हो गया। इस वक्त उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। अचानक से नयन की लगा जैसे खिड़की पर कोई है। नयन ने चौंक कर उस तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके नयन ने एक नज़र सो रहे जियान को देखा। खिड़की पर देखा, वहां कोई नहीं था। डर से नयन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब पहली बार अली उसे अकेले छोड़कर गया था तब भी उसे यही लगा था। नयन ने अपना ध्यान हटाया कि फिर आहट हुई। नयन के माथे पर पसीने आने लगे। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। नीचे आंगन में जलती रोशनी ऊपर तक हल्की हल्की हो रही थी। नयन खुद को हिम्मत देकर उठी और कदम कदम बढ़ाती खिड़की तक आई, वहां कोई नहीं था। नयन जैसे ही वापस आने को पलटी, किसी ने उसके गले को छुआ। नयन की सांसें अटक गई। डर की एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ी। किसी ने उसके सूट की डोरी को छुआ था। नयन तेजी से आगे बढ़ने को हुई। किसी ने कूदकर अंदर आते हुए नयन का मुंह दबा लिया। नयन खुद की छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन उस इंसान ने नयन को नहीं छोड़ा। नयन का मुंह बंद था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। नयन को अपने सूट की डोरी खुलती महसूस हुई। नयन ने अपन पैरों से उस इंसान के पैरों पर मारा। उसके हाथ नयन की पीठ को सहला रहे थे। नयन तेज तेज सांसें ले रही थी। कैसे भी करके वो बस इस पकड़ से आज़ाद होना चाहती थी। उस इंसान ने नयन के गले को अपनी नाक से सहलाया। नयन को ये छुअन बर्दाश्त नहीं ही रही थी। ये बहुत ही गंदा टच था। नयन हवस साफ महसूस कर पा रही थी। डर से उसका शरीर कांपने लगा। नयन ने इस बार पूरी ताकत से अपना पैर इस इंसान के पैर पर मारा। वो दर्द से बिलबिला कर पीछे हुआ। नयन चिल्लाई, बचाओ बचाओ, आंटी, अलकहार। नयन अलकहार का नाम ले रही थी। जियान नयन की आवाज़ पर उठ गया, चाची। वो इंसान खिड़की से कूदकर वापस भाग गया था। नयन की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी थी। उसे तेज कदमों की आहट हुई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। वो बाहर भागने को हुई। बाहर ही इमरान साहब और बेगम परवीन थी। नयन जल्दी से बेगम परवीन के सीने से जाकर लग गई। अलकहार, अलकहार। वो बार बार बस अली का नाम ले रही थी। बेगम परवीन ने ऐसे नयन को कांपते महसूस किया। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ है? इमरान साहब टॉर्च लेकर आए। बाबा साहेब आ चुके थे। परवीन, क्या हुआ इसे? कोई था यहाँ, वो बहुत बुरा था। जियान भी उन्हें ही देख रहा था। तभी सोहेब, साहिबा और फातिमा भी आ गईं। नयन की आवाज़ उस तरफ तक गई थी। उसे ऐसे डरा हुआ देखकर साहिबा ने कहा, क्या हुआ है इसे? डर गई कह रही है, कोई था। सब चौंक गए। कमरा बंद करके सोई थी और हवेली में कौन आएगा? सोहेब जल्दी से कमरे में गए। उन्होंने सब तरफ देखा। इमरान साहब बोले, गलतफहमी हुई होगी, हवेली में कोई नहीं आता है।
नयन तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। बेगम परवीन ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, क्या है नयन, क्या हुआ, बात सुनो मेरी। नयन ने सिर उठाकर देखा। इस वक्त उसे अंधेरे से खौफ आ रहा था। सोहेब ने आते हुए कहा, कोई नहीं है यहाँ कहीं, बस हवा तेज है। नयन ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, कोई था, वहाँ कोई था भैया, मैंने देखा था, वो बहुत बुरा है। नयन फिर रोने लगी। साहिबा ने नयन को अपने साथ ले जाते हुए कहा, नयन मेरे साथ आओ, मुझे उस कमरे में नहीं जाना। बाबा साहेब कुछ सोच रहे थे। उन्होंने जियान को अपने पास बुलाया। जियान, तुम अपनी चाची के साथ थे। जियान ने हाँ में सिर हिलाया। कौन था? जियान सोचने लगा कि इमरान साहब बोले। जियान, ध्यान से याद करके बताओ, वहाँ कोई नहीं था ना, आपने किसी को देखा था? नहीं ना। जियान ने न में सिर हिला दिया। फातिमा भी बोली, कोई जिन तो नहीं देख लिया? या अल्लाह, ये लड़की वैसे भी आवारा बन के घूमती रहती है। बाबा साहेब ने उन्हें घूरा। बेगम परवीन से कहा, उसके साथ रह जाओ आज रात। बेगम परवीन ने हाँ में सिर हिलाया। इमरान साहब बोले, अब्बा आप अली से कहना इस तरह अब जाना बंद करे, 2 बार हो चुका है, ये बीवी है उसकी और उसकी जिम्मेदारी है। बाबा साहेब बोले, हम बात करते हैं अली से। वही नयन बेड पर लेटी थी। अभी भी उसे अंधेरे से डर लग रहा था, जबकि लालटेन वहां जल रही थी। साहिबा ने नयन के सिर को सहलाते हुए कहा, नयन कोई नहीं है। नयन कुछ नहीं बोली। उसने करवट ले ली। साहिबा ने नयन के पीठ को देखा, फिर सोहेब को। जियान को लेकर बेगम परवीन के आने पर नयन को समझाकर वहां से चली गई। बेगम परवीन भी नयन पर आयतें पढ़कर फूंकती रही, उसे थपथपाती रही। नयन वो बस आंखें बंद किए लेटी थी, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद नयन ने अपना फोन उठाया, एक नंबर डायल किया। रिंग जाती रही, फिर रिसीव हुई। हेलो। नयन कुछ नहीं बोली। अगली सुबह गांव में हाहाकार मची थी। लोग अपना सामान लिए इधर से उधर भाग रो रहे थे। अपना सामान लिए कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं बैठा था। CH-54 तुम्हारे साथ हूँ, बाढ़, अली डूब न गया हो। अब आगे। नयन गहरी नींद में थी। रात जितनी घबराहट और डर उसके चेहरे पर था, अब कुछ नहीं था। अली नयन के चेहरे को देख रहा था। नयन अली के सीने से सिर लगाए लेटी थी। अली ने नयन के खुले बालों को सहलाया, फिर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। रात नयन के कॉल करने पर उसकी सिसकियों की सुन अली उसी वक्त लौट आया था। वो अपने मुकाम तक पहुंचा भी नहीं था। अली के यहाँ आते ही बेगम परवीन चली गई। अली ऊपर दीवार से सिर टिकाए छत को देख रहा था। उसकी आंखों में खालीपन। नयन ने थोड़ी हलचल की। अली ने उसे थपथपाया। नयन की नींद हल्की टूटी। उसने अपना सिर अली के सीने में रब किया। एक जानी पहचानी खुशबू को महसूस कर उसने झट से आंखें खोलकर देखा। अली सिर झुकाए उसे ही देख रहा। उसे देखते ही नयन के होठों पर मुस्कान आ गई। वो झट से अली के गले से लग गई। आई मिस यू सो मच। आपने कसम खा रखी है मुझे अकेला छोड़ने की? अली ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, तुमने कसम खा रखी है मेरे जाते ही खुद को चोट पहुंचाने की? नयन ने अली के गले में अपने चेहरे को छुपा लिया। उसे इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। नयन ने खुद को रोक लिया। अली ने नयन का चेहरा अपने सामने किया। नयन उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अली ने नयन के कपड़ों को देखा। नयन अली का सफ़ेद कुर्ता पहने हुए थी। अली की नज़रों को देखकर नयन बोली, वो डर, मतलब मुझे याद आ रही थी, इसमें आपकी खुशबू थी इसलिए पहन लिया। अली कुछ पल उसे देखता रहा, फिर नयन को हक कर लिया। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद अली ने नयन के कॉलर के बटन खोलने शुरू किया। नयन ने हैरानी से अली की देखा। क्या 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 कर रहे हैं? अली ने नयन की बात पर ध्यान न दिया। उसने नयन के कंधे से कॉलर नीचे किया। नयन ने अली के हाथ पर हाथ रख लिया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। कुछ गलत नहीं कर रहा, बस देख रहा हूँ, आज किस हद तक खुद चोट पहुंच जाई है। नयन ने सिर झुका लिया। अली ने नयन के बाजू को देखा। बाजू से कंधे तक नीला निशान था। अली ने उसे छुआ। नयन ने आंखें भींचते हुए आह भरी। मॉम। अली ने उसके सिर को सहलाया। दर्द हो रहा है? नयन ने हाँ में सिर हिलाया। अली ने नयन को बिठाया, खुद उठ गया। कुछ देर में वो वापस आया, तब उसके हाथ में कुछ था। नयन देखने लगी। ये क्या है? मलहम। अली ने नयन के कंधे पर लगाया। नयन अली के चेहरे को देखने लगी। ये कैसे हुआ? फिसल गई। बारिश में छत पर मत जाया करो, फिसलन ही जाती है, तुम शरारत करती हो। नयन के दिल में उथल पुथल थी। वो कुछ कहना चाहती थी। वो मुझे। अली ने नयन को देखा। कल तक दर्द होगा। नयन कुछ कहना चाहती थी। मैं झूठ नहीं बोलती। नयन अली को देखने लगी। जानता हूँ। न नयन ने कुछ कहा, नहीं अली ने कुछ पूछा। नयन ने वापस से अली के कंधे पर सिर रख लिया। अली नयन को देखता रहा। तुम आंसू न बहाया करो, आप मेरे पास रहा करो न, वरना ऐसे ही तुम खुद को चोट पहुंचाओगी। ये खुद हो जाता है, मैं चोट नहीं पहुंचाती। नयन ने मुंह बना लिया। मुझे तुम्हें खुद के साथ बांध के रखना होगा। नयन ने गर्दन टेढ़ी कर अली को देखा। वैसे अच्छा आइडिया है, ऐसे मैं आपके साथ रहूंगी हर वक्त, हर लम्हा। तुम मेरे साथ ही रहती हो हर वक्त, हर लम्हा। अली के कहने पर नयन अली को देखने लगी। अली की नज़रें भी उस पर ही थी। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ वक्त बाद वो दोनों अभी भी वैसे ही बैठे हुए थे कि दरवाजे पर तेज तेज आहट हुई। नयन जी हल्की नींद में थी, वो चौंक गई। अली ने गुस्से में एक बार दरवाजे को घूरा, फिर नयन को आराम से लिटाते हुए बोला, आता हूँ। नयन ने आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो तो जरा सा दर्द बर्दाश्त न कर पाने वालों में से थी, यहाँ इतना कुछ सहना पड़ रहा था। अली ने गुस्से में जाकर दरवाजा खोला। सामने सोहेब थे। उन्हें देखकर अली के लहजे में जरा नरमी आई। क्या हुआ? अली, मुसीबत आई है, पूरे गांव में हाहाकार मच चुकी जय, ऐसा लगता है जैसे कयामत आई हो। अली ने एक नज़र पलटकर नयन को देखा, जो सो चुकी थी, फिर बाहर आकर आहिस्ता से दरवाजा बंद किया।
चलिए। अली अचानक से ये हुआ कैसे है? अली बोला, किसी ने बांध तोड़ दिए है, पानी का बहाव गांव के तरफ ही आएगा, कल से बारिश भी हो रही है, हालत बिगड़ेंगे ही। सोहेब अली के साथ बाहर जाने लगे कि जियान आकर सोहेब के पैरों से चिपक गया। पापा। सोहेब ने झुककर उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? मत जाओ ना, बालित हो रही है। जियान बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत साफ बोलता था, कुछ शब्द ही थे जिन्हें वो नहीं बोल पाता। सोहेब ने जियान को अपनी गोद में उठा लिया। पापा को गांव में लोगों की मदद करनी है, और आप जानते हैं ना, अच्छे लोग हमेशा दुतलों की मदद करते हैं। सोहेब मुस्कुरा दिया, मेरा बेटा बहुत समझदार है। जियान ने हाँ में सिर हिलाया, फिर अली की तरफ अपने बाहें फैला दी। अली ने उसे गोद में लिया। जियान ने अली के गले में बाहें डालकर उसके कंधे पर सिर टिका लिया। जियान के ये करने पर अली की नैन का ख्याल आया, वो भी कुछ इस तरह ही करती है। अली ने एक नज़र अपने कमरे की देखा। नैन उठने के बाद फिर अली से नाराज होने वाली थी। जियान ने कहा, चाचू दादी बहुत बुरी है। जियान अली के पास आते ही उसे सब बता देता था। जियान के कहते ही सोहेब ने उसे अली की गोद से उतारकर नीचे खड़े होते हुए कहा, अम्मा के पास जाओ बेटा। जियान मुंह बनाकर सोहेब को देखकर भाग गया। अली ने सोहेब पर एक नज़र डाली, तब वो इधर उधर देखने लगा। अली ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, एक दिन आप अपनी बीवी से दूर हो जाएंगे। कहकर अली जीप में बैठ गया। उसके पीछे से सोहेब ने बैठते हुए कहा, वो दिन तेरे भाई की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो दोनों वहां से गांव की तरफ चल दिए। अली चबूतरे पर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग बहुत परेशान थे। अली को देख उन्होंने सब तरफ से अली को घेर लिया। शांत हो जाएं आप लोग, सब ठीक हो जाएगा। एक बूढ़ी औरत ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर कैसे ठीक होगा, मेरा घर पानी से भरा है, सांप बिच्छू और जाने कितनी कीड़ी वहां आ रहे हैं। मैं और मेरी 3 बेटियां बेघर हो चुकी, जय कैसे ठीक होगा, कहाँ जाएं हम, ये से वक्त बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया है। अली ने उनके हाथों को पकड़ा। दादी अम्मा, अपने बेटे पर भरोसा रखिए, अपनी बेटियों के साथ हवेली चली जाएं, वहां आप रह सकती है, मेरा वादा जय, ये पानी घटते ही गांव में सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, फिर अपनी बच्चियों के साथ हवेली की तरफ चल दी। ऐसे बहुत से लोग थे। अली एक ऊंची जगह पर खड़ा हुआ। ये कहर है और हर कहर के बाद शांति आती है, उससे पहले हमें उस कहर से निपटाना पड़ता है। अपनी माँ बेटियों बीवी को अपने रिश्तेदारों या जानने वाले के घर छोड़ दे। जो लोग सूखे में है, किस जगह बाढ़ ने लोगों के घरों को उजाड़ा है, उन लोगों को आसरा दें। अगर फिर भी किसी के पास छत न हो, वो हवेली का रुख करें। एक निवाला खाने से पहले सोच लेना, आपका पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है, क्योंकि खुदा कहता है उस बंदे पर रोटी हराम है जिसका पड़ोसी भूखा सोए और वो चैन से खाए। बाकी आपका साथ चाहिए, जल्दी सब ठीक होगा। कहकर अली वहां से उतरा और उस नदी की तरफ चल दिया। उसके साथ जैद और हुमैद भी थे। कुछ देर बाद अली एक चट्टान पर खड़ा होकर उस नदी का जायजा ले रहा था। ये कुछ दिन लेगी, इतनी जल्दी ठहराव नहीं आएगा बाबा साहिब। बाबा साहिब बोले, अली इतने दिन इन लोगों का क्या होगा, फसलें बर्बाद ही गई है, लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये बेबक मुसीबत कैसी आई है। सोहेब बोले, रहने की जगह कर लेंगे, लेकिन खाने का क्या, लोगों के भंडार पानी से घिर गए हैं, या तो वो खराब हुए होंगे या उन तक पहुंचना मुश्किल होगा। अली कुछ सोच रहा था। हम लोगों की भूखा नहीं रहने देंगे, हमें उनके खाने का इंतजाम करना होगा। बोलते हुए अली का लहजा भले ही सख्त था, लेकिन उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जिसे महसूस कर उन लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा साहेब इमरान साहिबा और ताया के साथ फसलें देखने चले गए। अली दूसरी तरफ को आया। उसे पानी में जाते हुए देखकर सोहेब बोले, अली क्या कर रहे हो, बारिश हो रही है? भाई देखकर आता हूँ, अचानक इतनी बारिश हो गई कि मेरे लगाए बांध इतनी आसानी से टूट गए। ये बांध अली ने ही 10 साल पहले बंधवाए थे। ये उस तरह से नहीं थे जैसे सरकार करवाती है, ये गांव के लोगों ने अपनी तरीके से प्रकृति का इस्तेमाल कर बनाए थे। सोहेब ने तेज आवाज में कहा, अली बहाव बहुत तेज है। अली ने एक न सुनी। वो उन लहरों के बीच खड़ा था, उसके सीने तक पानी था। सोहेब घबराहट से उसे देख रहे थे। अली ने दूसरी तरफ जाने लगा कि एक तेज लहर अली के सिर के ऊपर से गुजरी। अली नयन सोकर उठी, आज रोज के मुकाबले ज्यादा शोर था। उसने इधर उधर देखा, रूम में कोई नहीं था। नयन ने पलटकर अली की जगह को देखा। अली का आना, उसे संभालना, उसकी इतनी परवाह करना, नयन को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही थी जो जागते ही टूट गया। एक पल को मायूस हो गई, तभी उसकी नज़र अली के बैग पर पड़ी। नयन के होठों पर मुस्कान खिल उठी। उसने खुद को देखा, वो अभी भी अली के कुर्ते में थी। नयन ने अपने हाथों को देखा जो उन बड़ी आस्तीनों से ढके हुए थे। खुद के चेहरे को कॉलम में छिपाते हुए नयन ने अली की खुशबू को महसूस किया। फिर वो उठकर बाहर आई। उसे पता था इस वक्त घर में कोई नहीं होता है। नयन ने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर आकर देखा, उसे कुछ शोर सुनाई दिया। नयन दीवार से झांक कर देखने लगी। सामने देखते ही नयन की आंखें बड़ी हो गई। काफी लोग आंगन में बैठे थे, कुछ तो उसे ही देख रहे थे। नयन ने एक औरत को अपने कानों पर हाथ रखते देखा। नयन उसे हाथ उठाकर हेलो देखा, फिर कमरे में भाग गई। वहीं नीचे बैठी औरतें अभी भी शौक थीं। उन्होंने कभी ये काम नहीं किया था। नयन अली के कुर्ते में चुहिया लग रही थी, उसके हाथ और पैर दोनों ही नहीं दिख रहे थे। फातिमा बी ने सबके सामने कहा, तौबा तौबा परवीन, तूने अब तक अपनी बहू की कुछ न बताया, हद होती है बेहयाई की। साहिबा जो नयन की हरकत पर हंस रही थी, तुम अपनी खीखी बंद करो, क्या उसकी बेशर्माई को बढ़ावा दे रही हो? बेगम परवीन जानती थी। फातिमा बेगम उन्हें नीचा दिखाने का एक मौका न छोड़ती। उन्होंने बड़े आराम से कहा, बच्ची है, भाभी शहर, ये सब गलत नहीं होता, धीरे धीरे आदत पड़ रही है और भी पड़ जाएगी। एक औरत ने कहा, ये क्या परवीन, अपनी लौडियों को देखो ना, इनसे तो छोटी है, इतनी समझदार, इस वक्त दो दो बच्चों की माँ बन जाती है, फिर भी एक गलती तो हो जाए।
बेगम परवीन ने कहा, गांव में जल्दी शादी कर देते हैं, यहाँ की लड़कियां समझदार होती है, इतना बचपना नहीं होता उनमें, या उनका बचपना जीने का टाइम आता है तब तक उन पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती है, शहर में ऐसा नहीं होता। तब तक नयन भी आ गई। उसने बेगम परवीन को पीछे से हक कर उनके गाल पर किस करते हुए सबको सलाम किया। कैसी है आंटी आप? बेगम परवीन ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो? नयन ने हाँ में सिर हिलाया। क्या हो रहा है, इतने लोग? एक औरत रो भी रही थी। हे आप तो क्यों रही हैं? नयन जल्दी से जाकर उसके सामने बैठ गई। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? सब हैरानी से नयन को देखने लगे। आपको नहीं पता प्रधन्नी, बाढ़ आ गई है, गांव में नदी का बहाव हमारे घरों की तरफ है, बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। नयन ने एक नज़र बाहर हो रही बारिश को देखा जो 2 दिन से रुकी ही नहीं थी। उसने मायूसी से कहा, अच्छा। फिर उसे कुछ ख्याल आया, आप लोगों ने कुछ खाया है? सब नयन का मुंह देखने लगे। उसे ऐसे देखकर नयन बोली, अरे ऐसी मुसीबतें आती रहती हैं और ये उन लोगों पर आती हैं जो इनसे निपटने की हिम्मत रखते हैं। आप लोग यहाँ क्यों हैं? हुजूर ने कहा है, जब तक हमारे घरों पर रहने का इंतजाम नहीं होता हम यहीं रहें। नयन ने कुछ पल सोचा। उन्होंने कहा है ना, तब आप टेंशन फ्री होकर यहीं रहें, बहुत बड़ी हवेली है ये, अगर मेरे शौहर ने कहा है तब वो सब ठीक कर देंगे। नयन के भरोसे लो देख उन लोगों को हैरानी हुई। छोटी फूल बड़ी फूल, सबके लिए खाने का इंतजाम करो। सब मना करने लगी। अरे यार मुझे भी भूख लगी है, मैं अकेले खा नहीं सकती ना, आप लोग भी खा लो। बोलकर नयन ने पाउट बनाकर उन लोगों को देखा। वो सब हंस दी। नयन भी खुश हो गई। अंदर ही अंदर उसे अली की टेंशन हो रही थी, साथ ही ये कि गांव में क्या हो रहा है। अब वो भी इस जगह से अटैच हो चुकी थी। नयन बाहर की तरफ आया किसी से पूछ सके। वही बाबा साहेब, सोहेब, हुमैद सब खड़े थे। उनके सामने 2 लाशें थी जो नदी के बहाव से आ गई थी। उन्हें देखते हुए बाबा साहेब बोले, ये हमारे गांव के नहीं है, इन्हें देखो क्या है इनके पास। हुमैद उन्हें देखने लगा। उनके पास से कुछ हथियार निकले। उनके काले कपड़ों, चेहरे पर लगी खरोंचे देखकर बाबा साहेब ने कहा, ये कोई ऐसे इंसान है जो कुछ गलत कर रहे थे, इनका ठिकाना भी यही होगा। इमरान साहब बोले, ये छोड़े, अब्बा अली को देखें, वो इस बहाव में जाने किधर बह गया है। इरफान साहब ने कहा, अली डूब ना गया हो। सब उनकी तरफ देखने लगे। CH-55 हल्की सांसें चल रही हैं। मेरे शौहर कहाँ है? अब आगे सुबह से शाम हो चली थी। बाबा साहेब ने गुस्से में उन्हें देखा। शर्म नहीं आती अपने बेटे के बारे में इस तरह से बात करते हुए? जानते हो अलकहार को? बाबा साहेब के गुस्सा करने पर सब शांत हो गए। कुछ लोग अली को ढूंढने के लिए नीचे उतरे। सोहेब ने बोला, हवेली तक ये जिक्र न पहुंचे, ध्यान रहे। बाबा साहेब ने हाँ में सिर हिलाया। दूसरी तरफ रहमान था जो एक ऐसी जगह खड़ा था जहां ज्यादा पानी नहीं था। ये इलाका कुछ खंडरों, यहाँ बाढ़ आने पर नदी का बहाव इतना तेज आता था कि ये जगह पर एक पत्ता भी नहीं रुकता, लेकिन पानी कम होने पर यह जगह दलदल जैसी हो जाती, यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुका जा सकता था। रहमान उन पड़ी पेटियों को देख रहा था। उसने एक पेटी पर लात मारी, वो टूट गई, उसमें से कुछ असला निकला। रहमान नीचे से उठाकर देखने लगा। उसने अपने पीछे खड़े आदमियों को इशारा, इन्हें उन तक पहुंचा दो। एक आदमी भागता हुआ, यहाँ कई लाशें पड़ी है साहब। रहमान ने उसे बिना किसी हैरानी से देखा, जैसे उसे इस बात का अंदाज हो। वो उस तरफ गया। 4-5 लोग थे जो अचानक से नदी के बहाव में तेजी होने की वजह से यहाँ से निकल नहीं पाई। चेक करो कोई जिंदा है क्या? इनमें से किसी एक का भी जिंदा होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सबकी नब्ज चेक करने पर भी अब्दुल्ला ने कहा, साहब एक की सांसें हल्की चल रही है, बाकी कोई नहीं बचा। ठिकाने पर ले जाओ, अपने मरना नहीं चाहिए। रहमान की नज़र एक तरफ पड़ी। उसने कुछ देखा। अपने कदम उस तरफ बढ़ाए। एक कागज जमीन पर पड़ा था, उस पर फैली नीली स्याही दिख रही थी। रहमान ने जैसे ही उसे छुआ, दर्द का तेज एहसास रहमान को अपने हाथ में हुआ। एक पल को उसने अपनी आंखें भींची। सब भूलकर उसने उस कागज को उठाकर देखा। वो नक्शा था जिसे देखते हुए रहमान की आंखें में उलझन उभरी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये किस जगह का है, क्योंकि उसका एक हिस्सा पानी में भीगने की वजह से खराब हो चुका था। अब्दुल्लाह ने आवाज दी, साहब सुल्तान का पैगाम है, बुलाया है तुम्हें। रहमान ने पलटकर देखा। बुदबुदिया अब्दुल्ला उसके करीब आ चुका था। ये गाली उसे उस वक्त देनी चाहिए थी जब उसने पहली बार पैगाम भेजा था। रहमान ने उस निक्से को अपने पास रखा। सारा जाकर वहां बयान कर दो, चुगलखोर अम्मा। फिर एक गाली उसे भी देते हुए वहां से आगे बढ़ गया। अब्दुल्ला झल्ला कर रह गया। पागल सन की आदमी। अब्दुल्ला दूसरे रास्ते चला गया। हवेली में आज ज्यादा खाना बना था। जितने भी लोग आए थे, नैन सबके साथ मिलकर पहले उन्हें खाना खिला रही थी। बेगम परवीन और साहिबा एक दूसरे को देख रही थीं। साहिबा ने कहा, अम्मा अब्बा क्या करेंगे? नैन ने तो किसी की नहीं सुनी, पहले ही सबको खाना दे दिया। क्या करेंगे? नैन का अली के रहते कुछ नहीं कर सकते, हम पर चिल्ला सकते हैं, क्या नया है इसमें? थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। बेचारे एक पूरे दिन की भूखी औरतें और बच्चे हैं। नैन से देखा नहीं गया, देखा हमसे भी नहीं जा रहा था, लेकिन इस हवेली के मर्दों के खिलाफ जाकर कुछ करने की हिम्मत नहीं है हम में। उसी वक्त फातिमा बी की आवाज़ आई, जो कुछ देर पहले अपने तरफ चली गई थी। क्या हो रहा है ये? बिना बाबा साहब के आए, उनकी इजाज़त के बिना तुम सब कैसे खाने लगे? इतनी हिम्मत तुम लोगों की? नयन जो एक बच्चे को सब्जी दे रही थी, उसने सिर उठाकर उन्हें देखा, फिर उन सबके चेहरों को जो एक पल में उतर गए थे। पहले उन सबके चेहरे खिले हुए थे। नयन को बहुत गुस्सा आया। उसने खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ ताए? फातिमा बी ने नयन को देखा। किसने दिया इनको खाना? जानती हो, जब तक बाबा साहब आकर खाना ले या उनकी इजाज़त ना हो कोई नहीं खा सकता। किसने दी इन सबको रोटी? बोलते हुए फातिमा बी एक बच्चे के आगे से प्लेट उठाने लगी। वो बच्चा ललचाई नज़रों से अपने खाने को देख रहा था। नयन ने फातिमा बी का हाथ पकड़ लिया।
ये देख साहिबा ने घबराते हुए बेगम परवीन को देखा। अम्मा, बहुत तमाशा होगा, आप नयन को रोके ना। भाभी, अब दे दिया है, क्या किया जा सकता है। बाबा साहेब की क्या खबर, कब तक आएंगे, बच्चे भूखे थे। और तुम चुप रहो परवीन, तुम्हारी जबान को तुम्हारी बहू के सामने ताला लग गया है। यहाँ की जो रिवायतें हैं वो बदली नहीं जा सकती। नयन ने आईब्राउ रेस कर उन्हें देखा। रिवायत? ये रिवायत है, बच्चे भूखे हैं और यहाँ किसी के आने का इंतजार किया जाएगा। खुदा की किस किताब में लिखा है ये? उसने तो भूखों को खुद से पहले खिलाने का हुक्म दिया है। फातिमा भी एक न सुनी, फिर से बही करने को हुई। इस बार नयन ने सख्ती से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा उसके सामने से खाना उठाने की। उसने फातिमा बी के हाथ से प्लेट ले उस बच्चे के सामने रखी। ये मैंने कहा था, मेरे कहने पर इन सब की बाबा साहेब से आने से पहले खाना दिया गया। तब आप अपनी जुबान को बंद करें और दोबारा ये घटिया हरकत करने की हिम्मत मत करना। फातिमा बी ने उन लोगों को देखा, उन्हें अपनी शदीद बेइज्जती का एहसास हुआ। क्या कह रही हो तुम? आने दो बाबा साहेब को, तुम्हें तो मैं कह देना बाबा साहेब से, ये मेरा हुक्म था। मैं किसी को ऐसे भूखा नहीं देख सकती जिसमें खाना सामने हो। वो बाबा साहेब है, कोई खुदा नहीं कि लोगों की एक निवाले के लिए उनके हुक्म की जरूरत होगी। जाइए, आप जाकर इंतजार कीजिए। बुलंद आवाज में कहकर नयन उन सब की तरफ पलटी। आप सब रुक क्यों गए? खाए। अब वो लोग हिचकिचा रहे थे। नयन नीचे बैठी, उसने उस बच्चे की देखा जिसके चेहरे पर दिख रहा था उसे वो खाना खाना है, लेकिन शायद अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नयन उसके सामने बैठी। क्या हुआ बेटा? नयन ने इतने प्यार से कहा। वो सिर उठाकर नयन को देखने लगा। उस 8 साल के बच्चे की आंखों में आंसू देखकर नयन को फातिमा बी पर बहुत गुस्सा आया। उसने प्लेट उठाकर अपने हाथ में ली। तब भूख लगी है किसी को? उसने हाँ में सिर हिलाया। तब खा क्यों नहीं रहे? वो मालकिन? किसने कहा? वो आपकी मालकिन है। क्या आप उनके घर में रहते हो? उस बच्चे ने न में सिर हिलाया। या उनका दिया खाना खाते हो? उसने न में सिर हिलाया। फिर वो आपकी मालकिन कहाँ से हुई? आप खुद के मालिक हो। इस वक्त सब पर मुसीबत है और अल्लाह के बंदे मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं। उस बच्चे ने जल्दी से कहा, हुजूर कहते हैं ये। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। वो नयन को देख रहा था। नयन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया, फिर अपने हाथ से निवाला बनाकर उस बच्चे को खिलाने लगी। अब खाओ, अगर हुजूर को पता चला उन्हें बुरा लगेगा ना। जियान जो दूर से खेलते हुए देख रहा था, नयन को किसी और को खिलाते हुए देखकर भागते हुए आकर नयन के गले में हाथ डाल उसकी पीठ पर लटक गया। चाची, उसे क्यों खिला रही हो? नयन हंसने लगी। अच्छा, तब किसे खिलाऊं? अपने जीयू को खिलाओ ना, आप मेरी चाची हो ना। बोलते हुए उसने उस बच्चे को घूरा। वो बच्चा नयन के हाथ से आराम से खा रहा था और बहुत खुश था। उसके चेहरे पर मुस्कान देख नयन को सुकून मिला। बाकी सब भी खाने लगे थे। वीके औरत जिसका बच्चा था, उसने नयन को देखते हुए आंसू पोंछे। आज से पहले हवेली में औरतों में से कोई उनके लिए नहीं बोलता था, आज कोई बोला था। अपने बच्चे के हाथ से खाना छिनता देखकर उसे बहुत बुरा लगा था। वो एक माँ थी, हर माँ का दिल दुखता है। नयन का ये करना उन सबके दिल में नयन के लिए एक इज्जत का एहसास करा गया था। नयन जियान के लाल चेहरे को देख रही थी। उसने साहिबा को देखा जो मुस्कुरा कर उन दोनों को देख रही थी। नयन, इसे जलन हो रही है। जियान ने नयन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने तरफ किया। नहीं उसे नहीं, मुझे। नयन खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा बाबा, खिला रही हूँ। जैसे ही नयन जियान की खिलाने को हुई, फातिमा बी ने जियान का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। तुम इस फकीर के साथ मेरे पोते को खिलाओगी? आप मानेगी नहीं। नयन खड़ी हुई कि दरवाजे से बाबा साहेब की तेज आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? उस आवाज पर सबने दरवाजे को देखा। सब खड़े हो गए। औरतों ने घूंघट कर लिए। सबने सलाम किया। नयन ने बाबा साहेब को देखा, फिर फातिमा बी की अभी आपके सवालों का जवाब देती हूँ कहकर नयन ने बाबा साहेब के तरफ अपने कदम बढ़ाए। बेगम परवीन ने नयन को आवाज दी। वहां बाबा साहेब के साथ कुछ लोग और भी थे। यहाँ तक बेगम परवीन और साहिबा ने भी अपने चेहरे ढक लिए थे। नयन ने बस अपने सिर का दुपट्टा ठीक किया। बाबा साहेब, आपसे कुछ पूछना है। इरफान साहब कुछ बोलने को हुए कि नयन ने कहा, बाबा साहेब से पूछना है। जी पूछे, क्या पूछना है आपको? यही कि आपकी बड़ी बहू को इन लोगों के खाना खाने से दिक्कत हो रही है। बच्चे जो कल से भूखे हैं, उनका कहना है इन बच्चों को अभी खाना न देकर इन्हें ऐसे ही भूख से तड़पने दिया जाता, बल्कि आपके आने का इंतजार करते। आपकी कोई खबर नहीं थी कि आपको कितना वक्त लगता। नयन बोलकर चुप हुई। बाबा साहेब बोले, बच्चों को भूखे रखना सही नहीं था। परेशानी क्या है? बाबा साहेब, परेशानी ये है कि ताई को दिक्कत हो रही है कि आपके खाने से पहले इन लोगों को खाना दिया गया। उन्होंने उस मासूम बच्चे के सामने से खाने की प्लेट हटा ली। क्या ये सही है? वो फकीर है। बस इरफान साहब के कहने पर नयन चुप हो गई। नयन उनके चेहरे को देख रही थी। जाहिर है अपनी बीवी की गई हरकत को वो ऐसे सबके सामने नहीं लाना चाहते थे। सबने खाना खा लिया। जी बाबा साहेब, आप भी खा लीजिए। नयन समझ गई वो भी ये बात सबके सामने नहीं चाहते। नयन हट गई। इमरान साहब नयन के सामने से गुजरते बोले, चेहरा ढको अपना। आप मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे फादर इन लॉ? उन्होंने चिढ़कर नयन को देखा। नयन ने आसपास देखते हुए पूछा, अलकहार कहाँ है? सब हैरानी से नयन को देखने लगे। नयन ने सबकी नजरें अपने ऊपर देखी। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? बोलकर नयन अपना सिर खुजलाने लगी। साहिबा जल्दी से नयन के पास आई। यहाँ कोई अपने शौहर का नाम नहीं लेता। और नयन ने बात पूरी होने से पहले ही बोला, ओह तब मेरे शौहर कहाँ हैं? आप लोगों के साथ नहीं आए? बेगम परवीन ने अपना सिर पीट लिया। अनस ने हंसकर नयन को देखा, ये रहे आपके शौहर भाभी। नयन ने देखा अली सोहेब के साथ अंदर आ रहा था। नयन स्माइल करते हुए उन दोनों को देखा। हेलो भैया। नयन जानकर ऐसा किया क्योंकि उसे पता था अगर सबके सामने अली के पास जाने की कोशिश की वो उल्टे पांव लौट जाएगा।
सोहेब बोले, आपको नहीं पता, घर आने वाले को सलाम करते हैं। नयन ने आंखें छोटी कर उन्हें देखा, आपको नहीं पता, ये सब के लिए है। बात तो सही है अली की बीवी की। सोहेब मुस्कुराते हुए चले गए। नयन चिढ़कर रह गई। नयन ने अली को देखकर स्माइल की। अली सिर हिलाता अंदर चला गया। नयन पैर पटक कर बोली, खड़ूस। अली ने पलट कर देखा, तभी बाबा साहब बोले, अली, सोहेब हाथ मुंह धोकर आओ, खाना खाओ। अली के कपड़े काफी गंदे थे। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि जियान उसके पास आया। चाचू चाचू। अली ने जियान को देखा, बैठकर उसके गाल को छूते हुए बोला, क्या हुआ जियान? जियान ने मुंह फुलाकर शिकायत की, चाची ने उसे अपने हाथ से रोटी खिलाई। बोलकर जियान नाराजगी से नयन को घूरने लगा। अब अली भी नयन को बुरी तरह घूर रहा था। जियान का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, मेरा खाना कमरे में भिजवा देना। नयन ने उसे देखते हुए कहा, है? ये क्या था? साहिबा ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, जाओ खाना लेकर ऊपर जाओ। फिर धीरे से बोली, अपना भी ले जाना। नयन हाँ में सिर हिलाकर किचन में चली गई। कुछ देर में वो छोटी लली के साथ मिलकर खाना ऊपर चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर नयन अंदर चली गई। उसने पलटकर देखा, छोटी लली नहीं थी। नयन खाना रखकर वापस आई। यहाँ क्या खड़ी हो? भाभी, मुझे डर लगता है, भैया के सामने आप ही जाओ। वो नयन को थमाकर अंदर चली गई। कितना डरा कर रखा है लोगों को। नयन अंदर आई। अली अपने गीले बाल तौलिया से साफ करता बाहर आ रहा था। नयन ने उन्हें सर्व किया। जियान का मुंह फुला हुआ था। जियान बेबी, वो भी आपकी तरह ही तो था। नहीं, आपने उसे क्यों खिलाया? अली जियान के पास बैठा। क्या किया चाची ने? जियान ने अली को सारी बात बताई। नयन को हैरानी हुई। अली जियान से भी बुरी तरह से नयन को घूर रहा था। नयन का मुंह हैरानी से खुला रह गया। ये क्या था? आप? अली ने नयन का हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को अपने हाथों से खिलाने की? बच्चा है वो। हाँ, तब तुम उसे दूर से खाना देती, तुमने अपने हाथ से क्यों खिलाया? अली की आवाज में नाराजगी और गुस्सा था। नयन की अली से उम्मीद नहीं थी। अली ने प्लेट नयन के सामने की। खिलाओ। मैं खिलाऊं? पड़ोसी की बीवी को बुलाऊं? अली ने दांत पीसते हुए कहा था। नयन को हैरानी हुई। अली की एक बच्चे से जिद हो रही थी। जियान भी झट से अली की गोद में बैठ गया। जियान की बात तो सही है, लेकिन आपको क्या हुआ है? तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है ना? जो कह रहा हूं करती हो या? बोलते हुए अली ने अपने होठों के कोने को मोड़ नयन की देखा। नयन की समझ नहीं आया। अली बोला, जियान, अम्मा से कहना पानी नहीं है, पानी भेंजे। जियान ने हाँ में सिर हिलाया, वहां से भागते हुए चला गया। अली ने नयन की कलाई पकड़कर उसे खुद के करीब खींचा। क्या हुआ है आपको? नयन को पहली बार अली के चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। अली ने नयन को इशारा किया। CH56 चिढ़, कुछ हसीन लम्हे, सजा। अब आगे। नयन ने बेचारगी से अली को देखा। आपको एक बच्चे से चिढ़ हो रही है? अली नयन को घूरता रहा। नयन ने मुस्कुराकर उसे देखा। अली ने नयन को घूरा। तुम अपने छोटे दिमाग में ये बात घुसा लो, कोई बच्चा हो, बूढ़ा या औरत, किसी को छूने की कोशिश मत करना। तुम्हारी छुअन सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, इसका हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शौहर है। नयन बेयकीनी से अली को देख रही थी। उसने एक निवाला अली की तरफ बढ़ाया। अली ने नयन के हाथ से खाया। जैसे ही अली ने उसकी उंगलियों को बाइट किया, नयन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? अली ने नयन के चेहरे पर आए बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, बता रहा हूं तुम्हें कि क्या नहीं करना है। ये बताने का कौन सा तरीका है? मुझे बहुत भूख लगी है। अली से ये सुन नयन खामोश ही गई। अब आप कोई हरकत नहीं करेंगे? कहकर नयन ने अली की फिर से अपने हाथ से खिलाया। उफ, आप बहुत गंदे हैं, मुझे नहीं बनना बीवी, जा रही मैं। कहकर नयन उठने लगी। अली ने अपने पैरों को उसके पैरों पर रखते हुए नयन की उठने की कोशिश बेकार कर दी। चुपचाप बैठी रहो, अगर एक इंच भी हिली ना तब याद रखना। बोलते हुए अली ने नयन को कमर से थाम अपने करीब किया। नयन की हालत अली के इस तरह उसके करीब आने से खराब हो रही थी। ऊपर से आज अली की ये जिद, पहली बार अली ऐसा कुछ कर रहा था। उसकी ये जिद नयन को अच्छी लग रही थी। नयन ने अपनी झुकी नजरें उठाकर अली को देखा। वो नयन के चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। नयन ने अब बिना कुछ कहे अली को एक और निवाला खिलाया। इस बार अली ने उसकी उंगलियों को काटा नहीं, बल्कि उसकी छुअन पर नयन ने सिहरते हुए अपनी आंखें बंद की। दोनों आमने सामने बैठे थे। नयन के सिर पर दुपट्टा था और कुछ बाल हवा से बार बार उसके गालों को छूकर पीछे हट जाते। नयन की पलकें झुकी हुई थी, वही अली की नजरें बस नयन के चेहरे पर थी। कुछ देर बाद अली ने नयन को अपने हाथ से खिलाना शुरू किया। अब दोनों के बीच लफ्जों का कोई शोर नहीं था, बल्कि धड़कनों की आहट उस शांत कमरे में हो रही थी। बादल गरजे, एक बार फिर बारिश की छन छन की आवाज शुरू हो गई। नयन ने खाने के बाद प्लेट समेटी और उन्हें बाहर रखाई। नयन ने देखा अली कुर्ता पहनकर अपने उस कमरे में जा रहा था। कुछ पल उसे देख नयन आकर बालकनी के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने हाथ आगे किया। बारिश की बूंदें तो नहीं, लेकिन हाँ, हवा की ठंडी छुअन उसे बहुत सुकून दे रही थी। नयन ने एक नज़र बारिश को देखा, फिर भागते हुए बाहर चली गई। वो छत पर आई। उसने दरवाजे के पास खड़े होते हुए बारिश की देखा। अब बारिश की बौछार से कुछ बूंदें उसके चेहरे को भी छू जाती। नयन वैसे ही दरवाजे पर बैठ गई। उसको ख्याल आया, अली ने उससे कोई सवाल नहीं किया। क्या बाकी सबकी तरह उसको भी ये नयन का बहम लगा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नयन चौंक गई। उसने मुंह बनाकर पीछे खड़े अली को देखा। हद है, डराना जरूरी था। कल चोट लगी थी, आज यहाँ किस लिए आए हो? आप तो गायब हो गए थे। बंदा अकेला रह के लेकिन अपने मन की नहीं कर सकता। अली नयन के पास बैठ गया। नयन ने तिरछी आंखों से उसे देखा। ढेडी तिरछी आंखों वाला, हो जाओगी, गर्दन सीधी करके देख लो।
नयन ने इस घूमा कर उसे देखा। क्या हो जाऊंगी? अली ने कुछ नहीं कहा। नयन थोड़ा अली के पास खिसक आई। एक बात बताएं? पूछे बिना चैन आएगा तुम्हें? अली के ऐसे जवाब पर नयन ने गुस्से में उसे घूरा। रहने दे, आपसे बात करना ही बेकार है, अब नहीं पूछ रही। नयन ने अली के हाथ पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया कि अली ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। ये क्या बात हुई? अली ने कोई जवाब नहीं दिया। नयन उसे एकटक देखती रही। अली का अंगूठा धीरे धीरे नयन के हाथ की पुष्ट को सहला रहा था। उसका एक करना भी नयन को बेचैन कर रहा था। अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए नयन कभी अली को देखती, कभी बारिश को। उसने अपने पैर चौखट के बाहर रख लिए जिससे वो बारिश की बूंदों को खुद पर महसूस कर सकें। अली ने नयन के पैरों को देखा। उसके पैरों पर गिरती वो पानी की बूंदें। अली कुछ पल उसे देखता रहा। पानी उसके ट्राउजर के पाइचों को भीगा रहा था। अली ने कुछ कहने के लिए नयन को की तरफ देखा। बस यही लम्हा था। अली को जैसे सब कुछ थमता महसूस हुआ। उसके दिल ने बेतहाशा धड़कना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया यही उसके सामने मौजूद लड़की है। एक पल को अली की नजरें नयन से न हटी। बारिश की हल्की बौछार से नयन के चेहरे पर कुछ बूंदें दिख रही थीं। बाल उसके गर्दन और चेहरे पर गीले होकर चिपक गए थे। उसके होंठों पर पानी की बूंदें ऐसी थी जैसे गुलाब पर ओस। ठंड से गुलाबी हुआ चेहरा, वो उसके होठों का थरथराना। अली की नजरें नयन के चेहरे से गर्दन तक आई। हवा से दुपट्टा एक तरफ गिर गया था। अली ने नयन के गर्दन पर मौजूद बालों को अपनी उंगलियों से हटाया। अली के ठंडे पोरों के एहसास से नयन खुद में सिमटी। अली ने झुककर नयन के गर्दन पर अपने होंठ रखे। नयन ने कसकर अपनी आंखों को भींच लिया। अली का हाथ नयन की पीठ से फिसलता हुआ उसकी कमर तक आ गया। उसने आहिस्ता से नयन की कमर को थाम लिया। बारिश तेज हो गई थी। अब पानी की बूंदें उन दोनों को के चेहरे पर पड़ रही थीं। अली के होंठ नयन की गर्दन पर फिसल रहे थे। वहीं नयन ने बेचैनी से अपने पैरों को, उंगलियों को मोड़ा। उसने आंखें खोलकर अली को देखने की हिम्मत नहीं की। उन दोनों के बीच इस कदर करीबी थी कि नयन को इस ठंड के मौसम में अली के शरीर की गर्माहट का एहसास हो रहा था। अली के होठों ने जैसे ही नयन के लबों के किनार को आहिस्ता से छुआ, उसी वक्त बादल गरजे, आसमान में बिजली चमकी। नयन डर कर अली के और करीब से मट आई। अली ने नयन को अपने हिसार में कर लिया। नयन अली के करीबी से इस कदर मदहोश हो रही थी कि जैसे उसका खुद पर काबू न रह रहा हो। नयन ने अली के कंधे को थामते हुए अपने लबों को दांतों से दबाकर अपने मुंह से निकलने वाली आवाज को रोका। अली ने नयन के चेहरे को देखते हुए अपने अंगूठे से उसके दांतों से लबों को आजाद किया। नयन ने एक पल को अली को देखा, फिर पलकें झुका लीं। नयन के बालों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए उसके चेहरे को ऊपर किया। अपने लबों को नयन के लबों पर हक दे दिया। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे थे। अली ने नयन के भीगते पैरों को उठाकर अपने पैरों पर रख लिया। उन दोनों की करीबियां बढ़ रही थी कि इस बार तेजी से बादल गरजे, साथ ही बिजली कड़की। नयन ने खौफ से अली से होठों से आजाद होते हुए उसके सीने में खुद को छिपा लिया। नयन की सांसें बहुत तेज थीं। अली को टाइटली हक किए हुए नयन ने कांपते हुए कहा, यहाँ से चलिए। वही अली ने नयन के सिर पर हाथ रखते हुए उसके सिर को सहलाना शुरू किया। उसकी नज़र अंधेरे में गुम होते उस साए पर थी जिसे उसने बिजली के कड़कने पर देखा था। इस वक्त अली की आंखों में एक कहर था। उसके गीले बालों से पानी चेहरे पर टपक रहा था। उसकी आंखों के वो सुर्ख डोरे। नयन तो अली की आगोश में खुद को महफूज महसूस करते हुए नींद में जा चुकी थी। अली ने सिर झुकाकर खुद में सिमटी हुई नयन को देखा। वो सो चुकी थी। उसके माथे पर अपने होठों कर शिद्दत से चूमते हुए अली उसे लेकर उठने लगा। उसने एक नज़र नयन के चप्पलों को देखा, फिर उन्हें ऐसे ही भीगता छोड़कर नयन को लेकर नीचे आ गया। कमरे ने आकर नयन को बेड पर लिटा अली ने तौलिया लेकर उसके गीले पैरों को साफ किया, फिर उसके चेहरे और हाथों को सुखाकर अली ने नयन को चादर उड़ा दी। बारिश से लाइट जा चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी कर अली बाहर चला गया। अली वापस छत पर लौटा। उसने नयन की चप्पलों को उठाया। वापस जाने की बजाय चौखट पार कर दूसरी तरफ चला गया। फातिमा बी की तरफ आते हुए अली पिछले हिस्से में आया। एक कमरे में आकर उसने देखा कोई घास के बिस्तर पर लेटा था। उस कमरे में बस एक फ़ोन की रोशनी थी जो वो इंसान चला रहा था। दरवाजे में खड़े होने से बाहर से आ रही रोशनी आना बंद हो गई। उस इंसान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, कौन है? सामने से हटो। आवाज़ को सुनते ही अली ने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। यार बोल भी, कौन है? उस अंधेरे में अली का चेहरा नहीं दिख रहा था। अगर दिखता तब बोलने वाले के हलक से आवाज़ नहीं निकलती। अली ने जाकर उस इंसान के हाथ से फ़ोन छीन लिया। अपने हाथ में लेकर देखा, वो कुछ फ़ोटो देख रहा था। अली की पकड़ फ़ोन पर कस गई। उसने एक स्टेप पीछे जाकर देखा, नयन के फ़ोटो थे, कई सारे। कुछ अभी के जब वो अली के साथ थी, कुछ उस दिन एल नयन के बारिश में भीगते हुए बड़े ही अश्लील तरीके से लिए गए थे। उस फ्लैश में अली के चेहरे को देखते हुए सामने वाला इंसान के रूह कांप गई। उसके कांपते शरीर को उस अंधेरे ने छिपा लिया। अली के चेहरे पर मौजूद वो खूंखार भाव। अगले ही पल वहां उसकी चीख गूंज गई, आह! अली ने नयन की चप्पल को उसके चेहरे पर मारा था। उस चप्पल में हील थी। भाईजान, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ निकली तब सुबह तुम्हारी कब्र मैं अपने हाथों से खोलूंगा। भाई भाई, मैंने क्या किया है? अनस, कहते हुए अली ने उसके चेहरे पर फिर से नयन की चप्पल से मारा। क्या कर रहे हैं आप? मत भूले मैं भी आपकी तरह ही इस हवेली का हिस्सा हूँ। तू इस हवेली का हिस्सा है और मुझसे ये हवेली है। ये सुनते ही अनस के तन बदन में आग लग गई। वो उठने लगा। अली ने नयन की चप्पल से अनस के चेहरे पर चप्पलों की बारिश कर दी। हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के साथ ऐसी बहियात हरकत करने की? अनस दीवार का सहारा लेकर बैठने लगा। आपकी बीवी जिसे आप छोड़कर चले जाते हो, जिससे कोई भी आए और उसका। अनस ने आगे बोलता उसके पहले अली ने उसके पेट में लात मारी। उसकी तरफ नजर उठाने वाले की मैं अंधा कर दूंगा। उसकी पाकीज़गी पर गंदी नियत रखने वाले को मैं जिंदा दफन कर दूंगा।
अनस की हालत खराब हो रही थी। अनस की हंसी कहीं गायब हो गई। अली उस पर अपन कहर बरसा रहा था। उस अंधेरे कमरे में अनस की चीखें गूंज रही थी। वहीं नैन अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को कमरे में पाया। नैन अपनी आंखें मलती हुई उठकर बैठी। उसने जैसे ही बेड के नीचे कदम रखना चाहा, कहाँ जा रही हो? नैन एक पल को चौंक गई, फिर उसने अली को देखा। शांति से अपने बेड पर लेट गई। कुछ पल में ही वो गहरी नींद में थी। अली ने नैन के पास आकर उसे देखा। नैन के पैर बेड के नीचे ही थे। बस अली को देखकर वो सो गई। अली ने उसे सही से लिटाया, फिर मलहम लाकर नैन के चोट पर लगाया। अली खुद नैन के पास आकर लेटा। उसने गर्दन घुमाकर एक नज़र उस विंडो को देखा, फिर अपनी नज़रें नैन के चेहरे पर गई, जो उसके करीब आ गई थी। उसके टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरे सो रही थी। अगली सुबह नैन उठी। उसने एक नज़र टाइम को देखा। उफ खुदाया, फज्र का निकलता टाइम था। नैन ने अपने साइड में देखा, अली नहीं था। मतलब वो टाइम से नमाज को चला गया। बहुत बुरे हो आप, चाहते को मेरी दुआ पूरी ना हो। आ जाओ तब बताती हूँ। नैन जल्दी से उठकर चली गई। नैन ने बहुत इंतजार किया, अली नहीं आया। शायद वहीं से चला गया था। नैन का मुंह बन गया। वो नीचे आ गई। वो नीचे आई। जियान बैठा चाय पी रहा था। कुछ दूरी पर वही लड़का बैठा था। जियान उसे घूर रहा था। आंटी। हाँ नैन, क्या हुआ? कुछ हल निकला? नहीं नैन, नहीं निकला कोई हल। बारिश रुक नहीं रही है। जब रुकेगी तभी कुछ किया जा सकता है। नैन ने एक नज़र उन लोगों को देखा। सब मायूस से बैठे हुए थे। नैन को ये मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी। वो चाहती थी सबके चेहरे पर मुस्कान ही अच्छी लगती है। अरे अरे, मैंने सुना है बारिश में गांव में औरतें गाने गाती हैं, वो भी अपने काम करते हुए। नैन मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। क्या ये सच है? नैन, वो गाने नहीं होते बल्कि। अरे जो भी हो, हम गाने की बात कर लेते हैं। और काम भी कितना है। चलो दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा थोड़ा काम सब करेंगे, तब मेरी छोटी फूल और बड़ी फूल थकेंगी नहीं। बोलते हुए नैन ने छोटी लली के कंधे पर कोहनी टिकाकर सबको देखा। सब औरतें एक दूसरे को देखने लगीं। वहां कोई भी मर्द नहीं था। नैन ने साहिबा को इशारा किया, वो हंस दी। नैन ने अपने फ़ोन को निकालकर डाउनलोड सॉन्ग लिस्ट चेक की। नैन को एक ओल्ड सॉन्ग मिला। उसने कहा, इनसे कुछ नहीं होगा। नैन ने सिर उठाकर देखा, साहिबा के हाथ में रेडियो था। उसने ऑन किया। अरे अरे अरे, न न न, आज रपट जाएं तो हमें ना उठेयो, आज फिसल जाएं तो हमें ना उठेयो, हमें जो उठेयो तो हमें जो उठेयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो, आज रपट आहा, आज रपट जाएं तो हमें ना उठेयो। नैन खुद में गाती हुई उन सब लोगों को अपने साथ ले ली। कुछ औरतें हंसती मुस्कुराती शर्माती हुई नैन के साथ होली। नैन ने साहिबा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींचा। बेगम परवीन को गोल गोल घुमा दिया। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। किसी ने आगे गाया, बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। वो औरत शर्माते हुए अपने दुपट्टे को दांत से दबाती चुप हो गई। कैसी ये हवा चली, हाँ पानी में आग लगी, हाँ जाने क्या प्यास जगी रे। भीगा ये तेरा बदन, हाँ जगाए मीठी चुभन, हाँ नशे में झूमे ये मन रे। कहाँ हूँ मैं, मुझे भी ये होश नहीं, आहा ओहो आहा ओहो। साहिबा गाने के बाद चुप हुई। तब नैन को सामने से आता अली दिखा। उसकी आंखों में शरारत आ गई। किसी ने उसे नहीं देखा था। नैन उसकी तरफ बढ़ गई। अली के कंधे पर हाथ रख उसके आसपास घूमते हुए, आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, होश जो दिलइयो तो होश जो दिलइयो तो खुद भी बहक जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें ना उठइयो, आए हाय मेरा लाल, ये क्या हो गया उसे। इस आवाज पर सब अपनी जगह रुक गए। CH-57 कूदना, रोशनी को बीवी बनाना चाहते थे। अब आगे। नैन रुक गई। उसने अली को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फातिमा भी रोटी बिलखती आ रही थी। हाय हाय, मेरा बच्चा किसकी काली नजर लग गई, कल तक तो ठीक था ना, आज अचानक कैसे। फातिमा भी अली के सामने आते हुए बोली, अली बेटा क्या हुआ है अनस की, कुछ खबर है? उसके अब्बू का फ़ोन आया था, बताया बहुत जख्मी मिला है। अली ने उनके चेहरे को देखा। मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है ताए। तब खबर रखो न, पता करो क्या हुआ है। तुम तो हर आहट की खबर रखते हो, कहाँ कब क्या हो रहा है, हर बात की पूरे गांव की। तब तुम्हें अपने भाई की खबर क्यों नहीं है? नैन ने अली को देखा। क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नैन के चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। अली को ये लकीर उसके चेहरे पर सख्त नापसंद है। अली ने नरमी के साथ नैन से कहा, कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं। फातिमा भी गुस्से से उन दोनों को देखने लगी। अली फातिमा बी की तरफ मुड़ा। गांव में सब आवारा नहीं है, नहीं मैं हर आवारा और बेगैरत इंसान की खबर रखता हूँ। अली की बात पर किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। सब जानते थे वो ऐसे ही तीखे जवाब देता है। सारी औरतें पिछले आंगन में चली गई। नैन साहिबा के साथ किचन में आ गई। भाभी क्या कर रही हो? इस वक्त तुम्हारा शौहर अगर हवेली में मौजूद हो तब चाय पीता है, इसलिए चाय बना रही हूँ। यहाँ सब इतनी चाय क्यों पीते हैं? क्योंकि यहाँ कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलती। नैन ने हैरानी से उन्हें देखा। आप यहाँ रहती है, फिर शहर के बारे में इतना कैसे जानती हैं? साहिबा ने नैन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चाय बनानी सीखनी है? नैन यही तो कहना चाहती थी। उसने झट से हाँ में गर्दन हिलाई। साहिबा ने कहा, आनस को लेकर कुछ लोग आए हैं, चलो दूसरे चूल्हे पर एक और बर्तन चढ़ाओ। नैन ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया, खड़ी हो गई चाय बनाने। उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। भाभी, हम आप नूर रहमान की जानती हैं? साहिबा कुछ पल सोचती रही। नहीं, बस नाम सुना है। सोहेब की अम्मा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, हमेशा बुरा ही बोलती है, लेकिन बाबा साहेब कहते हैं वो औरतों के लिए एक मिसाल है, उनकी जैसी औरत कोई नहीं है। मतलब बाबा साहेब जानते हैं?
हाँ बाबा साहब, गांव और बल्कि इसके आसपास के इलाके के लोगों को भी जानते हैं। नयन अपनी चाय की देखने लगी। आज उसकी चाय की खुशबू ही अलग थी, उस दिन के जैसी नहीं। नैन बोली, अलकहार को ये बाली चाय देना। साहिबा हंसने लगी, हाँ भाई, यही चाय देना अपने शौहर को, मगर अभी अम्मा के सामने उसका नाम मत लेना, सबके सामने जलील करेगी तुम्हें। नयन ने कहा, खुद को बदतमीजी से बात करती है। तुम कहाँ थे अनस के अब्बा, ये कोई बात करने का तरीका है। साहिबा और हंसने लगी, गांव में बीवियां अपने शौहर का नाम नहीं लेती, लेकिन उनसे तुम करके बात करती हैं। यहाँ ऐसे ही बात करी जाती है। आप जनाब गैरों से बात करने का तरीका माना जाता। बड़े अजीब नहीं है यहाँ सब। नयन के मुंह बनाने पर साहिबा ने हामी भरी, हाँ कुछ तो अजीब है हम लोग। नयन ने बाहर झांक कर देखा, उसे किचन की तरफ आते हुए अली को देखा। अली ने दरवाजे पर आकर उसके माथे पर उंगली रखकर उसका सिर अंदर किया, सीधे खड़ी रहो। हद है, ये कितनी गलत बात है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? किसने कहा तुम बाहर नहीं जा सकती? अरे जा नहीं सकती तभी यही हूं, वरना मुझे उसे बदतमीज और सिक माइंड पर्सन को देखना था, दर्द में कैसे करा रहा है। ऐसे नहीं कहते। अली और साहिबा के एक साथ कहने पर नयन झल्ला गई, यार तुम लोग मुझे सिखाते ही रहा करो। उसने ट्रे अली के हाथ में दी, इसे पकड़े, और ये बाली चाय आपकी है? अली ने आईब्राव रेस कर उसे देखा, तब नयन ने उसके कप को अपने होंठों से लगा दिया, जिससे उसके होठों के मार्क कप पर आ गए। अली चला गया। नयन उसे देखने लगी कि कैसे अली अपना कप लेगा, लेकिन अली ने चाय लेकर बैठक में चला गया। नयन पैर पटक कर रह गई। नयन गुस्सा कम किया करो, सब से काम लेना बहुत जरूरी होता है। मुझसे बिल्कुल सब नहीं होता है, तब सबीली बनो, ये बहुत जरूरी है। नयन मुंह बनाकर रह गई। नयन पलंग पर बैठी नाखून चबा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। नयन ने चौंक कर देखा, अली था। अभी मेरे साथ आओ। नयन ने उसके सख्त लहजे को देखा। अभी बहस करना खुद का नुकसान समझकर वहां से अली के पीछे पीछे चली गई। वो दोनों बगीचे में आए। क्या हुआ, यहाँ क्यों लाए? नयन बोल रही थी कि अली ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। क्या कह रही थी तुम? नयन को समझ नहीं आया। क्या हुआ है? इस तरह से मुझसे बात नहीं किया करें। अली ने नयन को जबड़े से पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया। क्यों न करूं ऐसे बात, तुमने क्या किया है जानती हो? नयन ने अली का हाथ हटाने की कोशिश की। गुस्सा आता है, मुझे अपना हाथ हटाएं वरना सिर फोड़ दूंगी। अली अभी भी वैसे ही नयन को घूर रहा था। नयन भी उसकी आंखों में देख रही थी। अली के चेहरे पर कोई नरमी न देख नयन की आंखों में आंसू आ गए। अली ने झट से नयन को छोड़ दिया। नयन उसे नाराजगी से देखने लगी। उसने अपने पंजों पर खड़े हो अली के गर्दन को पीछे से पकड़ उसका चेहरा अपने सामने किया। आइंदा ध्यान रखना, मेरे साथ ऐसी हरकत की न तब। अली ने नयन के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। क्या कह रही हो तुम? नयन ने दर्द से करहते हुए अली को देखा। बहुत गंदे हो आप, आपको छोड़कर चली जाऊंगी। दोबारा ये बात की न तब। अली ने नयन की सिसकी को सुना। अली ने नयन का हाथ बहुत जोर से पकड़ा था। नयन को बहुत दर्द हो रहा था। उसे दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। अली एक पल में शांत हो गया। उसने नयन का हाथ थामा, उसे अपने साथ ले जाने लगा। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। अली ने नयन को जीप में बिठाया, उसके हाथ को पकड़ एक हाथ से ड्राइव करते हुए जाने लगा। नयन उसे अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। नयन ने आसपास देखा, हर तरफ पानी और कीचड़ थी। इस रास्ते पर कोई नहीं था। नयन हैरानी से अली को देखने लगी। आप मुझे बाढ़ में डुबाने ले जा रहे हैं? अली को इस वक्त इतना गुस्सा आया था कि नयन की जगह कोई और होता तब वो उस इंसान को जिंदा दफन कर देता। नयन ने अली को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। स्टॉप नाउ, आई सेड स्टॉप नाउ। अली ने नयन की एक न सुनी। आप रोकेंगे या मैं कूद जाऊं? अली के कोई जवाब न देने पर नयन ने गुस्से में उसे देखा। नयन को भी इतना ही गुस्सा आ रहा था। उसने दरवाजा खोला और बोली, आखिरी बार कह रही हूं। दूसरी तरफ नदी थी। अली ने जवाब देना क्या नयन की तरफ देखा भी नहीं। पल पल उसके चेहरे के भाव और खूंखार हो रहे थे। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कसती जा रही थी। नयन ने नम आंखों से अली को देखा। अगले ही पल वो कूद गई। अली ने तुरंत ब्रेक लगाए। ऐसा लगा एक पल को अली की सांसें रुक गई। उसने उस तरफ देखा, नयन पानी में गिरी थी। अली इस एरिया को जानता था। ये नदी बहुत गहरी थी। बाढ़ के समय जाने कितने लोग बह जाते थे या डूब जाते थे। अली ने बिना कुछ समझे जीप ऐसे ही छोड़ दी, खुद भी कूद गया। नयन कहीं नहीं दिख रही थी। जैसे अली ने पानी एक अंदर जाते हुए देखा, वहां मिट्टी बहुत आ गई थी, कुछ मुश्किल से दिख रहा था। अली ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, नयन नहीं दिख रही थी। अली पानी पर हाथ मारते हुए चीखा, नयन। पानी ऐसे शांत हो गया जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अली के दिल की धड़कन इस वक्त बहुत तेज थी। उसकी सुर्ख आंखों में एक तड़प थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, आसमान में देखा, एक बार फिर नहीं। उसकी आवाज में एक दर्द था। अली ने अपनी आंखों को बंद किया। उसे कुछ हलचल का एहसास हुआ। अली ने कोई हरकत नहीं की, बस वो उसे महसूस करता रहा। अचानक से वो पलटा। पानी में जाते हुए उसने नयन को कमर से पकड़कर सामने किया। नयन उसके सामने थी, पानी से निकलकर बेओ गहरी सांसें ले रही थी। अली ने सर्द नजरों को नयन पर डाला। वो तैरना जानती थी, बस उससे बच रही थी। अली ने नयन का हाथ पकड़ा, उसे थोड़े किनार पर लाया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अली पूरी ताकत से चीखा था। नयन का रोम रोम कांप उठा। वो कुछ न कह सकी। अली ने नयन के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, मारना चाहती हो लॉर्ड? शौक है तुम्हें मरने का? दफन कर दूं तुम्हें यहीं? डर से नयन को कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो अली को डराना चाहती थी। उसे तैरना अच्छे से आता है, बल्कि वो 5 मिनट से ज्यादा पानी में अंदर रह सकती है। नयन ने कुछ कहना चाहा। वो इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? क्यों तुम एक हराम मौत मरने चली थी?
नयन ने अली का हाथ पूरी ताकत से झटका। उसका चेहरा ठंड और गुस्से से लाल पड़ गया था। समझते क्या है आप खुद को? यू आर नॉट अ किंग, तब आपकी हुकूमत मुझ पर नहीं चलेगी, समझे आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते जो यहाँ के मैन अपनी वाइफ्स के साथ करते हैं। नयन नाज हूँ, कमजोर तो बिल्कुल नहीं हूँ। अली की आंखों में आंखें डालते हुए नयन ने बिना किसी खौफ के कहा था। अली अचानक से हंसने लगा। उसकी ये हंसी बहुत खौफनाक थी। अपने बालों में हाथ डालते हुए उन्हें ऊपर की तरफ कर सिर उठाए हंस रहा था। नयन बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। उसके बालों से पानी की बूंदें निकलते हुए गर्दन तक जा रही थी। ओफ खुदाया, कितना खूबसूरत इंसान है। नयन ने अपने सिर को झटका। क्या सोच रही है? इस सीरियस मौके पर अली ने अचानक से नयन के बालों में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया। राजा तो मैं ही हूँ, और तुम क्या हो? देखो खुद को मेरे पास हो, तुम मेरे पास खड़ी ये सिर उठाकर देख रही हो। इसकी वजह सिर्फ एक इंसान है और वो है अली, वरना मेरे सामने सिर उठाकर खड़े होने की हिम्मत यहाँ किसी की नहीं है। ये गुस्ताखी तुमने अल कहार अब्द अल रहमान के सामने की होती तब अब तक तुम जमीन में दफन हो चुकी होती। इंसान हो ऐसे, खुदा नहीं कि ऐसे किसी को भी मिट्टी में मिल दोगे। नयन के कहने पर अली ने उसके बालों को छोड़ उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, खुदा नहीं हूँ, इसलिए याद रखना जुल्म इंसान करते हैं। खुदा नहीं, दोबारा कभी ऐसी हरकत की तब वो सजा मिलेगी। तुम्हारी रूह भी मेरे नाम से पनाह मांगेगी। नयन अली की आंखों में देख रही थी। उसकी वो सर्द आवाज नयन को गूस बम्स आ रहे थे। उसने अपने शूट की कसकर थाम लिया। उसे शदीद ठंड का एहसास हुआ था। भाड़ में जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। नयन जाने को पलटी कि अली ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़े मुझे, आपके साथ कहीं नहीं जाना। अली ने नयन को बिठाया। दूसरी तरफ से आते हुए जीप स्टार्ट कर तेजी से आगे बढ़ा दी। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। नयन ठंड से कांप रही थी। उसके दांत किटकिटाने लगे थे। इतने पर भी उसने अली से कुछ नहीं कहा। नयन ने खुद को दुपट्टे से ढक लिया। उसकी कुर्ती भीग कर चिपक गई थी। उन ठंडी हवाएं उसे सुई की तरह चुभ रही थीं। नयन ने नजरें घुमाकर अली को देखा। अली को ऐसे शांति से बैठे देखकर अपने दिल में कहा, आदमी है या पत्थर? अली ने जीप रोकी। नयन ने देखा ये जगह उसे देखी हुई सी लग रही थी। फिर भी इस सुनसान जगह को देखकर नयन ने बाहर जा रहे अली की देखा। जल्दी से उतरकर दूसरी तरफ भागते हुए बोली, ये कहाँ लेकर आए हैं मुझे? नयन को ऐसे भागते देखकर अली ने उसे पकड़कर फिर कंधे पर उठा लिया। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, बचाओ बचाओ। अली ने अंदर कमरे में लाकर नयन की नीचे लगे बिस्तर को देखा। अब उसे समझ आया ये जगह क्यों देखी सी लग रही थी। नयन पूरी ताकत से चीखी, यहाँ क्यों लेकर आए हैं मुझे? मेरी इंसल्ट करने के लिए? अली हो कुछ शांत हुआ था। नयन की इस बात पर उसका गुस्सा फिर भड़क गया। उसने दरवाजा पटका। अपना मुंह बंद रखो। क्यों रखूं? आप बताएं क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? नयन की कलाई को थामते हुए अली उसे उस विंडो के पास लाया। शीशे में नयन का अक्स दिख रहा था। इस तरह से जाती तुम, वहां पर भीड़ होगी, इस वक्त तुम्हें इस हाल में लेकर जाता। नयन ने अली के चेहरे को देखा, फिर खुद को। इस वक्त नयन की कुर्ती गीली होकर बदन चिपक चुकी थी। सफेद होने की वजह से नयन का बदन दिख रहा था। उसके गीली बाल गर्दन और चेहरे पर चिपके थे। नयन ने अली को देखा जो दूसरी तरफ देख रहा था। नयन की रोशनी की एक बात याद आई, वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। उसे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। अगर मुझसे इतनी ही परेशानी है, आपके काबिल नहीं लगती, आपके इस गांव के हिसाब से नहीं हूं, तब रह क्यों रहे हैं आप? अली ने हैरानी से नयन को देखा। क्या मजबूरी है आपकी? कोई मजबूरी है या निकाह हो गया तब निभाना ही है, वरना आपकी पसंद की औरतें थी कोई और ही हैं। नयन गला फाड़ कर चिल्ला रही थी। एक थी तुम गलती करती हो फिर ये भाड़ की तरह चिल्लाती हो। हाँ तब मेरे साथ नाइंसाफी करेंगे तब चिल्लाऊंगी ही ना। मैं नाइंसाफी करता हूँ तुम्हारे साथ? हाँ करते हैं, बहुत नाइंसाफी करते हैं। और आप ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो रोशनी पसंद है, मेरी वजह से वो चली गई है, इसलिए उसका गुस्सा आप मुझ पर निकाल रहे हैं। अली का सब्र खत्म हो गया। क्या कहा तुमने? आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते क्योंकि आप उस रोशनी को बीवी बनाना चाहते थे। अली सिर पकड़कर रह गया। नयन वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। CH-58, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, एक होना। अली नयन के सामने खड़ा था और उसे फुट फुट कर रोते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आया नयन को हुआ क्या है। अचानक से ऐसा क्या ही गया हो वो इतना रो रही है। वो कभी किसी औरत से बात न करने वाला इंसान, औरत के हर मसले से वो कई फीट दूर रहने वाला, उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि नयन के साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है और इस रिश्ते में उसे क्या करना चाहिए। अली ने एक गहरी सांस ली। इतनी बाहर बरसात नहीं हो रही थी जितने आंसू नयन की आंखों से बह रहे थे। अली नयन के सामने बैठा। उसके हाथ को अपने हाथ में थामना चाहा कि नयन ने उसका हाथ झटक दिया। ये भी पहली ही बार हो रहा था कोई इस तरह उसके हाथ को झटक रहा था। निशा सही कहती है, तुम मुझे पागल कर दोगी। अली के ये कहते ही नयन अपने आंसू रगड़ते हुए बोली, हाँ अब तो आपको ये सही लगेगा ही। आपको लगता है मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। अली ने अपने माथे को रगड़ा। क्या करे वो? अच्छा यहाँ से उठो, अब मेरा यहाँ बैठना भी आपको तकलीफ दे रहा है। अली ने दांत पीसते हुए नयन को देखा। अपने गुस्से को मुश्किल से पीयूष ने कहा, क्यों रो रही हो? रोना बंद करो। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? चले जाए अपनी किसी महबूबा के पास, आपके पास कमी थोड़ी है। रोने दे मुझे, ऐसे ही पहले रुलाते हैं फिर कहते हैं रो क्यों रही हो। नयन ने अपना दुपट्टा निकाल कर फेंक दिया। मैं रुलाता हूँ तुम्हें? अब मुझे झूठा भी कह दें, बुरी तो बना दिया है। इस बार उसने अपने झुमके निकालकर अली पर फेंक दिए। मैं बुरा बनाता हूँ तुम्हें? नयन ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। उसके झुमके संभालकर अपने कुर्ते की जेब रख लिए। मैं बस तुमसे कुछ बात करने वाला था, लेकिन तुम अपनी इन बचकानी हरकतों से बाज। अब बच्ची भी लगने लगी। कल को मेरी अम्मी को बुलाकर कहना इस बच्ची को नहीं संभाल सकता, नहीं ले जाए। बस बहुत हुआ, क्या बकवास करे जा रही हो? अपना मुंह बंद करो।
अब मैं बकवास करने लगी। धमका रहे हैं मुझे? उसने बेयकीनी से कहा। धमका रहा हूँ? मैं तुम्हें धमका रहा हूँ? हैरानी थी, बहुत हैरानी थी। उसकी बीवी कम दिमाग थी, इतनी कम दिमाग है ये आज अंदाज हुआ, या गुस्से में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरी बात सुनो, देखो हमेशा अपनी ही सुनाते रहते हैं। बोलते हुए नयन गुस्से से उठ गई और बाहर जाने लगी। हाँ, जैसे मेरी सुनती बहुत है। बोलते हुए अली ने देखा नयन बाहर जा रही थी। मेरी बात सुनो यार, आज नयन ने अली को सच में पागल कर दिया था। नयन दरवाजा खोलकर बाहर जाती उससे पहले अली ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचकर दरवाजा बंद कर नयन को दरवाजे से लगा दिया। वो बहुत नाराज थी और अभी भी गुस्से में नाक फुलाए उसे देख रही थी। अली कुछ पल नयन को ऐसे ही देखता रहा, फिर हंस दिया। उसने वैसे ही नयन के सिर से अपना सिर जोड़ लिया। आप मुझ पर हंस रहे हैं? अली ने नयन के होठों पर अपनी उंगली रखी। शश, अब कुछ नहीं। नयन कांप रही थी और अली की इस हरकत पर उसका कांपना बढ़ गया। अपने दिल की धड़कन को बेकाबू होते देख नयन बड़बड़ाई, सब इस दिल की ही वजह है, यही पागल है। पागल दिल नहीं, पागल उसकी मालकिन है। नयन ने सिर उठाकर अली को देखा, फिर वहां से जाने लगी। अली ने दरवाजे के दोनों साइड हाथ रख लिए। नयन उसके हाथों के घेरे में कैद हो चुकी थी। नयन नाराजगी से नाक सिकुड़ते हुए उसे देखने लगी। अली ने नयन के माथे पर अपने होंठ रखे। नयन ने आंखें बंद की। एक सुकून मिलता था अली के इस तरह उसके छूने पर। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया, जैसे हमेशा होता था। एक गहरी सांस लेते हुए नयन ने अली के कंधों पर हाथ रख लिए। अली ने आंखें खोल नयन को देखा। वो बहुत जज्बातों से अली को देख रही थी। अली ने नयन के सिर पर हाथ रखा। मुझे बहुत पसंद है ये तुम्हारी आंखें, यूं रोकर इन पर जुल्म न ढाया करो। सितम करना है तब मुझ पर कर लो, खुद पर कर क्यों मुझे गुनहगार बनाती हो? नयन ने कुछ नहीं कहा। अली ने उसके सिर को अपने सीने पर रख लिया। नयन ने अपने हाथ अली की पीठ पर रख उसे हक किया। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन एहसास दोनों को हो रहा था वो एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। ठंडी हवा के झोंके से नयन का कांपना बहुत बढ़ गया। वो काफी देर से इन्हीं गीले कपड़ों में थी। ठंड लग रही है? बहुत ज्यादा। नयन के जवाब पर अली ने उससे दूर होते हुए बोला। दिमाग कुछ ठंडा हुआ? नयन ने घूरकर उसे देखा। अली ने तीखी मुस्कान के साथ नयन को देखा। नयन ने दोनों हाथों से अली के सीने पर मारना शुरू कर दिया। आप बहुत गंदे हैं, बहुत बहुत। अली ने नयन के हाथों को पकड़कर कहा, मेरी तरफ देखो। नहीं देखूंगी, घर चलो, ठंड लग रही है। इस वक्त नहीं जा सकते, अंधेरा हो चुका है और जिस रास्ते पर आए थे उस रास्ते पर पानी भर गया होगा। इस बार नयन ने अपने हाथ सीने पर बांध कांपते हुए कहा, सच्ची बहुत ठंड लग रही है। अली ने अपना कुर्ता निकालते हुए कहा, मैं कुछ कपड़े देता हूँ। आपके पास औरतों के कपड़े क्या कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा मेरे पास औरतों के कपड़े हैं? बोलते हुए अली ने वहां रखे एक बक्से से अपने कपड़े निकाले और एक कुर्ता नयन को दिया। ये लो। नयन ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। उसकी नज़र अली की पीठ पर पड़ी। एक बार फिर वो उसकी अपर बॉडी को देखती रह गई। उसकी वो चुस्त दुरुस्त कसरत कर बनी हुई बॉडी। नयन का चेहरा लाल पड़ गया। अली अपना टी शर्ट डाल पलटा कि नयन को खुद को घूरते पाकर आईब्राउ रेस कर उसे देखा। हॉट एंड हैंडसम। नयन के कहते ही अली ने आंखें छोटी कर उसे घूरा। तब नयन बोली, ऐसे घूरते रहेंगे तब चेंज कैसे करूंगी? अली बोला, मेरे सामने चेंज करने में क्या परेशानी है? नयन का मुंह हल्का खुल गया। आपके? अली हाथ बांधे खड़ा हो गया। ऐसे क्या कर रही हो? शौहर हूं तुम्हारा, कोई न महरम नहीं। मैं जानती हूँ आप बस परेशान कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से उधर मुड़ जाएं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अली ने नयन की हालात देखी और पलटकर खड़ा हो गया। नयन अपनी कुर्ती निकालने लगी। उसकी कुर्ती के कड़ाई में गले की चैन फंस गई। आह मम्मा। नयन को लगा उसे सांस नहीं आएगी। वो खुद निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने वापस से पहना, अब उसे सांस नहीं आ रही थी। अलकहार। नयन ने अपने हलक से मुश्किल से आवाज निकाली। नयन की ऐसी आवाज पर अली ने झट से पलटकर उसे देखा। नयन सिर ऊपर किए गहरी सांसें ले रही थी। अली जल्दी से उसके पास आया। नयन के सामने आते हुए उसने जल्दी ने नयन के गले से चैन को निकाला। अब वो कुर्ती में फंस कर रह गई। नयन तेज तेज सांसें लेते हुए खुद संभालने लगी। उसे लगा था उसकी जान चली जाएगी। अली ने गुस्से से कहा, मर जाती अभी तुम, इतनी लापरवाही। नयन ने खुद को देखा, वो अली के बहुत पास खड़ी थी। आप पलटे उधर को क्यों? मेरी बात सुनो पहले, हर वक्त तुम। बोलते बोलते अली का ध्यान नयन पर गया। उसके शब्द हलक में ही रह गए। अली नयन की बिना पलके झपकाए देख रहा था। नयन शर्मा कर पलट गई। हड़बड़ाहट में कुर्ता उसके हाथ से गिर गया। अली ने एक गहरी सांस ली। जाने क्या हो रहा था उसे इस वक्त? अपना शरीर जलता महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर खोली। अब नहीं। अली ने नयन हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ किया। नयन ने सिर झुका लिया। उसकी पलकें तेज तेज फड़फड़ा रही थीं। अली ने नयन के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा। नयन ने घबराहट से कहा, मुझे डर लग रहा है। अली उसके तपते चेहरे को महसूस कर पा रहा था। क्यों? नयन ने सिर नहीं उठाया। अली के हाथ को कसकर थाम लिया। अली ने नयन के चेहरे को ऊपर किया। मेरी तरफ देखो। नयन ने नमे गर्दन हिलाई। घबराहट से उसके होंठ कांप रहे थे। इतनी ठंडे मौसम में नयन के माथे पर पसीना था। अली बस एकटक उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो। पहली बार अली ने ऐसा कुछ सीधे सीधे कहा था। नयन उसे देखने लगी। हैरानी थी उसे भी। अगले जुमले ने उसके लबों पर बेइख्तियार मुस्कान बिखेर दी। मेरी बीवी हो।
नयन जैसे ही मुस्कुराने लगी, उसकी मुस्कान 4 गुना बढ़ गई। वो अली चमकती हुई आंखों में अपना अक्स देख रही थी। अनजाने में ही उसने अली की तरफ एक कदम बढ़ाया, उसके बिल्कुल करीब खड़े होते हुए अपने पंजों के बल अली के गाल पर अपने होंठ रखे, फिर एक एक कर उसके चेहरे के हर हिस्से को अपने होंठों से छुआ। अली पकड़ नयन की कमर पर कस गई। उसने एक गहरी सांस ली। नयन हर छुअन उसे बेकाबू कर रही थी और आज वो खुद पर काबू करना भी नहीं चाहता था। नयन ने मदहोशी में अली के गले पर अपने होंठ रखे, फिर अली के सीने पर, अली के गले पर। वो बस छूकर दूर हो जा रही थी। अली ने अपनी आंखें खोली, नयन को देखा, उसके चेहरे को थाम। अगले ही पल अली ने नयन के होठों पर अपने होंठ रख दिए। नयन पलकें झपकाते हुए अली के चेहरे को देख रही थी। अली ने आज से पहले भी उसे इस तरह से किस किया था, लेकिन आज वो कुछ अलग महसूस कर रही थी। वो एहसास नए थे, बहुत नए। नयन की अली का शरीर तपता महसूस हो रहा था। वक्त के साथ अली बेकाबू होता जा रहा था। वो नयन को अपनी आगोश में लिए अग्रेसिवली उसे किस कर रहा था। नयन के हाथ अली के कंधे पर थे। अपनी फूलती सांसों को महसूस कर नयन ने अली से दूर होना चाहा, जबकि अली ने उसे खुद के बेहद करीब करते हुए उसे खुद से सटा लिया। नयन अली की हर छुअन से मदहोश हो रही थी। उसकी आहें वहां गूंज रही थी। नयन के होठों को छोड़ अली उसके गले पर किस करने लगा। वैसे ही उसने नयन को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे लेकर नीचे लगे उस बिस्तर पर उसे लिटा दिया। अली नयन से दूर हुआ। नयन कुछ कहना चाह रही थी, उसके कांपते होंठ और बहकती सांसें उसे ये करने की इजाजत नहीं दे रही थी। एक बार फिर नयन को होंठों पर अपना हक जमाते हुए अली उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसके हाथ नयन की कलाइयों से होते हुए उसके उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझा चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने कि एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अली ने सिर उठाकर नयन को देखा। मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, क्या मुझे तुम में शामिल होने की इजाजत है? नयन ने बस पलकें झुका ली। उसकी पकड़ अली पर कस गई। मेरी शिद्दत ए तलब से तुम्हें जरा भी तकलीफ हो, तुम मुझे रोक देना। नयन ने कुछ नहीं कहा, उसे बेहद शर्म आ रही थी। आज से पहले अली ने उसे इस कदर करीबियां कभी नहीं बढ़ाई थी। नयन को अपनी आगोश में लेते हुए अली उसके बेहद करीब होता चला गया। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी और अली पर नयन की शिद्दत बरस रही थी। नयन की सिसकियों और आहों का शोर बारिश के शोर में शामिल हो रहा था। वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से मुकम्मल थे। हवेली बेगम परवीन परेशान थी। नयन उन्हें कहीं नहीं दिख रही थी और अली उसका तो पता ही नहीं रहता था वो है कहाँ। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा दूर खड़े इमरान साहब को देखा। क्या हुआ, फोन न उठा रही है, ये पागल लड़की है कहाँ? आप जरा अली को फोन मिलाकर देखें न। इमरान साहब ने अपनी लाल आंखों से उन्हें देखा। 15 सालों से मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा है। तुम चाहती हो मैं उसे फोन करूं अपनी तरफ से? जानते हैं न नयन, उसका नाम मत लो। वो आवारा और गैर जिम्मेदार लड़की है, उसे जरा खबर। क्या हुआ अम्मा आप इस वक्त? साहिबा की आवाज पर वो दोनों उसे देखने लगे। तुम इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सो जाना चाहिए था। चचा, अम्मा ने अनस के लिए लेप लाने को बोला था, उसे दिक्कत हो रही है। बाबा साहब से वही लेने आई थी। आप लोग इस वक्त क्यों परेशान हैं? वो तुम्हारे देवरानी साहिबा लापता है, उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन नयन को अली कहीं लेकर गया है। उसने बाबा साहब को फोन कर कहा था कि वो परेशान ना हो। इमरान साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिन लोगों के लिए तुम कोई अहमियत नहीं रखती, अपना और मेरा वक्त जाया करना बंद करो। गुस्से से कहकर वो अपने कमरे की तरफ चले गए। छोटी अम्मा, क्या हुआ चचा, इतने गुस्से में क्यों हैं? बेटा, वो पिछले 15 सालों से गुस्से में ही रहते हैं। तुम जाओ लेप ले जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पता नहीं दोनों कहाँ गए हैं। अली साथ है ना, आप फिक्र न करें। साहिबा चली गई। बेगम परवीन ने खुद से कहा। फिक्र कैसे न करूं, कितने गुस्से में उसे लेकर गया था, जाने किस बात पर इस कदर गुस्से में था। बेगम परवीन ने अली को नयन को गुस्से में के जाते हुए देखा था। वो उनके पीछे नहीं जा पाई, क्योंकि इससे अली और गुस्से में आ जाता। बेगम परवीन अपने कमरे में चली गई। वही फातिमा बी अनस के पास बैठी थी। वो बहुत जख्मी था, उसके हाथ पैरों में चोट लगी थी, पूरे शरीर के दर्द से वो कराह रहा था। तू बताएगा ये हालात हुई कैसे? फातिमा बी ने गुस्से से पूछा, क्योंकि इरफान साहब उनके सिर पर खड़े थे। पूछे अपने बेटे से, किसने इसका ये हाल किया है या ये नशा करने लगा है? आस्तागफिरुल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं? सोहेब के अब्बा, ये हराम है, वो ऐसा क्यों करेगा? इसने अगर ऐसा किया तब मैं इसे घर से निकाल दूंगा। अम्मा अब्बा तुम क्यों परेशान कर रहे हो? ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इरफान साहब गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। फातिमा बी ने कहा, कौम हराम खोर था जिसने मेरे बेटे की ये हालत कर दी। बेहोश पड़ा मिला था तू नहर के पास में, भला हो अली का वक्त पर घर ले आया। सुनते ही अनस के हाथ की मुट्ठी कस गई। नयन नाज, उसने गुस्से में कहा। CH59, उसके बाद तुम पहली हो। अब आगे। अली नमाज पढ़ चुका था, हमेशा की तरह उसने के नयन पास आकर नयन के चेहरे पर फूंका। तब नयन ने उसे अपने पास करते हुए मुस्कुराकर उसके सीने पर सिर रख दिया। बारिश थम चुकी थी। अली ने नयन के चेहरे को देखा, एक सुकून था। वो गहरी नींद में थी। इस वक्त उसके खूबसूरत होठों पर मुस्कान बिखरी थी। अली ने नयन के बिखरे बालों को एक तरफ किया। उसने ध्यान दिया, जब वो आई थी तब उसके बाल बहुत छोटे थे, अब काफी बड़े हो चुके थे। अली ने झुककर नयन के माथे पर अपने होंठ रखे। नयन ने उसके सीने में अपना चेहरा रगड़ा। अली ने आंखें भींचते हुए कहा, ये लड़की। उसकी एक हरकत अली को बेकाबू करने के लिए काफी होती थी, जिस पर कभी किसी भी अदा का फर्क नहीं पड़ता था। उसका इस लड़की के बस पलकें उठाकर देखने पर खुद को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता था। कल यही वजह थी उनकी इस हद तक करीबी की। नयन अली के कुर्ते में थी, उसके छोटे छोटे हाथ आस्तीनों से ही ढके हुए थे। अली ने नयन की उंगलियों को चूम लिया। अली की छुअन पर नयन ने आंखें खोलकर अली को देखा, जो एक तक उसके चेहरे को देख रहा था।
नयन ने अली के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। रात इतना तंग करने के बाद भी मन नहीं भरा, मुझे सोना है। नयन का हाथ अली बेड में आ गया। वो धीरे धीरे सहला रही थी। अली ने नयन के हाथ को पकड़ लिया। अक्सर नींद में वो यही करती थी। अली ऐसे ही उसके हाथ को हटा देता। नयन ने चिढ़कर उसे देखा, फिर जोर से अली के सीने पर बाइट कर लिया। अली सीधा हो गया। अल्लाह, लड़की को या बंदरिया, ऐसे कौन करता है? अली के जोर से कहने पर नयन ने उसके बाल को खींच लिया। आपकी बंदरिया? अली बस नयन के चेहरे को देखता रह गया। बहुत हिम्मत है तुम में। आपकी बीवी हूं, समझ ले कितनी हिम्मत होगी। नयन ने अपने बालों को पीछे की तरफ झटका। अली ने उसे अपने सामने किया। मैंने रात देखा कितने हिम्मत है, क्राई बेबी। बोलते हुए अली नयन के कान के पास आया। उसके कान में कुछ फुसफुसाया। नयन के चेहरे का रंग बदलते देखा जा सकता था। उसका चेहरा गुलाब की तरह गुलाबी पड़ गया। नयन अपने होंठ काटते हुए सिर झुका लिया। बालों ने नयन के चेहरे को ढक लिया। अली कुछ पल उसे देखता रहा। तुम शर्माते हुए और हसीन दिखती हो। अली ने नयन के चेहरे से बालों की हटाते हुए उसके गाल पर अपने होंठ रखे। नयन ने एक गहरी सांस लेते हुए अली के कंधे को थाम लिया। अली ने उसे खुद के करीब किया। नयन ने अली की हक कर उसके गले में चेहरा छिपाते हुए कुछ कहना चाहा। वो मुझे। अली नयन के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, शुक्रिया। नयन आगे कुछ न बोल सकी। अली ने कहा, आज तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मैं उसे ये कहूँ। आज तक मैंने खुदा के सिवा किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया। उसके बाद तुम पहली हो। शुक्रिया मुझे मुकम्मल करने के लिए। नयन ने कुछ नहीं कहा, बस और कसकर उसे अपने गले से लगा लिया। अभी नयन अली की आंखें देख पाती तब उसे वो एहसास दिखते जो कभी किसी ने नहीं देखे थे और शायद दोबारा ही कोई देख पाए। नयन के सुबकने की आवाज़ सुनकर अली ने झट से उसे अपने सामने किया। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते बेहद फिक्र और मोहब्बत से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नयन ने अपनी पलकें झुका लीं। वो हिचकिचा रही थी। अली उसकी हिचकिचाहट देख रहा था। मुझसे हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। नयन उसे देखने लगी। वैसे ही अली ने उसकी नाक खींचते हुए हंसकर कहा, जैसे मुझे मारने में नहीं हिचकिचाती वैसे ही मुझसे अपनी कोई बात कहने में मत हिचकिचाया करो। नयन ने अली को देखा, या ये कहें बुरी तरह घूरा, वो मेरे बैक पेन हो रहा है। अली कुछ पल सोचता रहा, लेकिन क्यों नयन को इतनी तेज गुस्सा आया। लगा अली का सिर फोड़ दे, आपकी वजह से। गुस्से से कहकर नयन उठकर खड़ी हुई। उसने अपने कमर पर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर लीं। अली जल्दी से खड़ा हुआ। ज्यादा दर्द हो रहा है, बोलते हुए उसने एक नज़र बिस्तर को देखा, फिर नयन को। आगे बढ़कर नयन को हक कर लिया। कुछ नहीं होगा, हकीम साहब के पास चलते हैं। फीमेल हकीम साहब मिलेंगी, कहीं बाबा साहब मेरा सिर कलम कर दें। तुम्हें डर लगता है बाबा साहब से? अली की नज़रों को नयन ने देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे यकीन ना हो। उसकी आवाज़ में बेहद बुरा था। आई वॉज अ टोटल वर्जिन व्हेन आई हैड दीज ब्लड स्टेन्स एंड यू आर सो बैड, आई हेट यू। नयन बाहर जाने लगी। अली ने बुदबुदाया, बीवी है या गधी? अब तो आपको पता होगा क्या हूँ, कहकर नयन गेट खोलकर बाहर चली गई। अली उसके पीछे भागा। बेशर्म है। अली जल्दी से बाहर आया। नयन ऐसे ही बाहर जा रही थी। रुको। अली को देखकर नयन भागने वाली थी कि अली ने आगे बढ़कर उसे कमर से उठा लिया और आसपास देखा। इस जगह बहुत कम ही लोग होते थे सुबह में और उस वक्त तो कोई नहीं था। शुक्र कर अली जल्दी से नयन की लेकर अंदर आया। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सीधी खड़ी रहो। अली की सर्द आवाज़ पर नयन के हलक से आवाज़ निकलना बंद हो गई। वो बड़ी बड़ी आंखें कर अली को देखने लगी। उसकी पल पल बदलते भाव देख एक पल में अली का गुस्सा हवा हो गया। नयन कभी भी रो सकती थी। इस तरह बाहर जाओगी तुम? क्या बुराई है इसमें? बोलते हुए नयन ने खुद को देखा। ऊपर से नीचे तक वो कुर्ते में ढकी थी, बस कुछ ही पैर दिख रहे थे। पूरा तो है, लेकिन मेरा है। आप भी तो मेरे हैं। जब आपके साथ जा सकती हूँ तब मैं इसे पहनकर बाहर नहीं जा सकती। तुम अपने कपड़े पहनकर चलो, यहाँ तुम ये नहीं पहन सकती। नयन ने गुस्से से अली को देखा, फिर अपने कपड़ों को देखा जो खिड़की पर लटक रहे थे। वो गंदे हैं, मुझे इचिंग होगी। अली ने इस बार प्यार से कहा, अभी पहन लो, हवेली चलकर बदल लेना। नयन मान गई। उसने अली को देखा। रात को आपका कुर्ता पहनूंगी, जाने क्या मजा आता था उसे कुर्ता पहनने में। तुम्हारे लिए बनवा दूं? नहीं, अपने लिए बनवा ले, मैं वही पहन लूंगी। अली ने आगे कुछ न कहना ही सही समझा। उधर देखे, मुझे कपड़े बदलने हैं, अब क्या फायदा? नयन ने उसे बुरी तरह उसे देखा। अली पलट गया। आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए थे? बात करनी थी कुछ। तुम्हारा रोना बंद होता तब वो कर भी लेता। अली पलटकर नयन के पास आया। उसके शूट की डोरी बांधने लगा। क्या बात करनी थी? कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया? नयन ने सिर उठाकर अली को देखा जो दुपट्टा लाकर नयन के कंधों पर फैला रहा था। आपने ऐसा क्या था जो मुझसे नहीं पूछा? आप जो पूछते हैं मैं बताती हूँ ना। उस दिन छत पर तुम्हारे सिवा कौन था? नयन सोच में पड़ गई। उसे लगा था कि छत पर उसके सिवा भी कोई है, लेकिन उसे कोई दिखा ही नहीं था। मुझे लगा था कोई है, पर आगे से ध्यान रखना। नयन ने हाँ में सिर हिलाया। अली उसके सिर पर दुपट्टा डालते उसे लेकर बाहर आने लगा। नयन धीरे धीरे चल रही थी। अली ने पलटकर उसे देखा। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आहट हुई। अली ने नयन का हाथ छोड़कर कहा, यही रुको, मैं देखता हूँ। अली ने दरवाजा खोला और सामने देखते ही सलाम किया। नयन ने झांक कर देखा, बाबा साहब थे और उनके साथ कुछ लोग। अली के सलाम का जवाब देते बाबा साहब बोले, अली बारिश रुक गई है, बहू को लेकर नहीं गए?
अली ने जवाब दिया, बस निकल रहे थे बाबा साहब। हाँ, उसे छोड़कर आओ, कुछ फैसले होने हैं जिसमें तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। अली ने नैन को इशारा किया। नैन उसके पास आकर खड़ी हो गई। अली नैन से के साथ बाहर आने लगा। आज भी नैन का दिल घबरा रहा था। ये वही जगह थी जहाँ से निकलते वक्त पिछली बार उसे बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा था। उसने अली के कुर्ते दामन को 2 उंगलियों से पकड़ लिया। बाहर आकर सबको सलाम करने के लिए मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही सबने उसे सलाम किया। नैन ने सलाम का जवाब दिया। इस बार पहले जैसी कोई बात नहीं थी। उनकी आवाज़ और नजरें इज्जत से भरी थीं। पिछली बार उनकी गलती न होने पर भी उन्हें जलील किया गया था, उन्हें सजा दी गई थी। नयन ने पलटकर उस छोटे से घर को देखा, बहुत खूबसूरत था। नयन के दिल में आया, निकाह की ताकत थी, एक बंधन, एक रिश्ता जिस वजह से कोई उन पर उंगली नहीं उठा पाया। वो शख्स जो उसके साथ चल रहा था, पिछली बार उसका कोई रिश्ता नहीं था, वो आज उसका सब कुछ था, उसके वजूद का हिस्सा थी वो। खुदा कैसे कैसे करिश्मे करता है, कैसे कैसे अपने बंदों को पनाह देता है, उनकी आबरू को बचाता है। नयन ने अली को देखा जो किसी साए की तरह उसके साथ चल रहा था। आज वो उसकी थाल था। तब सोचते हुए नयन ने गहरी सांस ली और खुदा का शुक्र अदा किया। उस वक्त वो बचकर चली भी जाती तब भी उसे ये लोग एक गाली के साथ ही याद करते। ये इज्जत और ये एहतराम कभी उसे नहीं मिलता। नयन ने खुदा का शुक्र अदा किया और अली की देखा, अपनी सोचों को लगाम दो। अली ने नयन की बैठने में हेल्प की और खुद दूसरी तरफ से आकर जीप स्टार्ट किया। आपको क्या पता मैं क्या सोच रही। वो बस मिस्टीरियसली स्माइल किया। नयन ने वो स्माइल नहीं देखी। वही दिल्ली, सुल्तान साहब और शबीना नाज बैठे थे, उनके साथ फिजा और उसके पेरेंट्स थे। सो मिस्टर शेख, व्हेन डू यू से एंगेजमेंट शुड हैपन? लेट्स डू इट आफ्टर अ वीक, ऑल द प्रिपरेशंस विल बी डन प्रॉपर्ली। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तब आप बता देना। आमिर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आमिर कुछ कहता उससे पहले फिजा बोली, नो नो आंटी, डोंट वरी, आमिर को क्या प्रॉब्लम होगी, शी इज़ वेरी हैप्पी, इट इज़ डन आफ्टर अ वीक। और अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तब कोई बात नहीं, तब तक मैं नयन को भी बुला लूंगी। मिस्टर शेख ने उठते हुए कहा, ठीक है, अब हमें इजाज़त दे दीजिए, हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। वो लोग एक दूसरे से बाहर की तरफ बात करते हुए कहा। आमिर एक टक उस सामान को देख रहा था जो वो लोग लेकर आए थे। फिजा ने उसे हक करते हुए उसके गाल पर अपने होंठ रखते हुए कहा, ओ बेबी, आई एम सो हैप्पी, फाइनली हमारी शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। आमिर ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। हवेली साहिबा किचन में काम कर रही थी। बाहर से फातिमा भी लगातार उसे आवाज़ दे रही थी, कहाँ रह गए मुई, मेरे बच्चे को भूख लगी है। साहिबा ने अपने पैर से चिपके हुए जियान को देखा, उसे भी भूख लगी थी। बेटा बस कुछ वक्त, अम्मा अभी अपने बेटे को खिलाएगी। ओ साहिबा रानी, आए। उसी वक्त साहिबा का हाथ जल गया। या अल्लाह, ये देख, जियान रोने लगा। साहिबा जल्दी से पराठे लेकर बाहर की तरफ आई। जियान पीछे पीछे उसका पल्लू पकड़े रोता हुआ आ रहा था। अपने दर्द को बर्दाश्त करके साहिबा ने जल्दी से लाकर पराठा और चाय अनस को दी। ये बनाने में तुझे इतना वक्त लग गया। जल्दी में साहिबा से चाय छलक कर पलंग पर गिर गई। फातिमा बी ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, क्या कर रही है? साहिबा ने कुछ नहीं कहा, उसका ध्यान जियान पर था। जा जाकर मेरे लिए खिचड़ी बना दे। साहिबा ने एक नज़र रोते हुए जियान को देखा। जी अम्मा, कहकर वो फिर से किचन की तरफ जाने लगी। जियान बुरी तरह फातिमा बी की घूर रहा है, देखो देखो ये पिद्दी किस तरह घूर रहा है। जियान फिर से रोते हुए साहिबा के पीछे जाने लगा। मेरी जान, कुछ देर रुक जाओ, बस अभी देती हूँ। भूख लग रही चाची, अभी अभी जाना आप चाची के पास। उसी वक्त सोहेब के आकर जियान को अपनी गोद में उठा लिया। ये क्या कर रही हो तुम सवा? जियान रो रहा है। मुझे काम है, बाकी काम बाद में कर लेना, उसे भूख लगी है, पहले उसे खाना दो। जाकर अपनी अम्मा से कह दे ये सबने मिलकर जीना हराम कर दिया है। कभी मुझसे भी पूछ लिया करे मैंने कुछ खाया है या बस उनके तानों पर जी रही हूँ। अगर वो को कह रही है नहीं किया, मेरा पूरा खानदान उनकी जुबान पर होगा। गुस्से से कहकर साहिबा किचन में चली गई। जियान फिर से रोने लगा। सोहेब कुछ न कह सके। कभी कभी ही साहिबा की ऐसा गुस्सा आता था कि वो कुछ पलट कर कहे। सोहेब में जियान की देखा। मेरा बच्चा चुप हो जाओ, अम्मा बस आ रही हैं। जियान ने नमे सिर हिलाया। अम्मा, अम्मा, हाथ जल गई क्या? सोहेब में हैरानी से देखा। उसी वक्त इरफान साहब आए। क्या हुआ मेरा शेर, इतना रो क्यों रहा है? उन्होंने जियान को अपनी गोद में लिया, उसके छोटे चेहरे के आंसू साफ किए। क्या हुआ अब्बा? उसे भूख लगी है। साहिबा अम्मा का दिया कोई काम कर रही है। उसके भी 2 हाथ है, वो अपने काम किसी से भी करवा सकती है, वरना वो नई मुलाजिमा से करवा ले। मेरे पोते को क्यों रुला रही है? इरफान साहब को जियान से बहुत मोहब्बत थी। साहिबा आकर इसे रोटी खिलाओ, बाकी काम फातिमा कर लेगी। साहिबा जल्दी से किचन से बाहर आई। उसने जियान को अपनी गोद में ले लिया। अपने आंसू साफ करते वो उसे खाना खिलाने ले गई। अली नयन को लेकर हवेली आ रहा था। वो गांव से होकर गुजर रहे थे। नयन सारे जग को देख रही थी। बाढ़ की वजह से बुरी हालात थी। अली ने कहा, तुमने बताया नहीं? नयन उसे देखती रही। वो उस रात मुझे लगा था, बल्कि लगा नहीं, सच में कोई हमारे कमरे में। नयन के चेहरे के भाव बिगड़े। उसने अली को देखा जिसका ध्यान बाहर की तरफ था। गाड़ी रोक, गाड़ी रोके अभी अभी। क्या हो गया? सी जल्दी करे, जल्दी, बस 15 मिनट, हवेली पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है? नयन ने आगे जो बोला, अली के चेहरे के भाव बदल गए। इस वक्त CH60, मैं एक बच्ची के साथ रह रहा हूँ। अब आगे हुआ क्या है? अली के पूछने पर नयन ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, आई नीड टू यूज़ द टॉयलेट। वॉट? यस यस, जल्दी से, मेरे पेट में गुड़ गुड़ हो रही है। अली ने परेशानी से उसे देखा। अभी मैं कहाँ लेकर जाऊँ, कुछ देर बर्दाश्त करो।
नयन ने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पैर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अली ने आसपास देखा, वो बस्ती में थे। अच्छा कुछ देर रुको। नहीं, यही हो जाएगा। नयन का चेहरा लाल पड़ रहा था। टू मच प्रेशर। मैं कुछ करता हूँ बस कुछ पल। आप बहुत बुरे हैं, मुझे वहीं पर फ्रेश होने देते तब ये नहीं होता। अली ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता था, मैं एक बच्ची के साथ रह रहा हूँ। रात तो मैं आपको बच्ची नहीं लगी थी, अब बच्ची लग रही हूँ। अली ने एक घर के आगे जीप रोकी। आसपास कुछ आदमी बैठे थे। अली ने नयन को बाहर आने का इशारा किया। एक बूढ़े आदमी ने उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ प्रधान जी, आज आप? हम तो कुछ नहीं दादा, बस प्रधानी को घर में लेकर जाना है। उन्होंने एक नज़र अली के पीछे से झांक रही नयन को देखा। नयन ने झट से अपना चेहरा ढक लिया, उसे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। हाँ हाँ ले जाओ बेटा ले जाओ। नयन ने अली का हाथ हिलाया और उसे चलने का इशारा किया। अली नयन को लेकर अंदर चला गया। अंदर आने पर एक लड़के ने खबर कर दी थी, वहां दादी अम्मा दरवाजे पर ही बैठी थी। क्या हुआ प्रधान जी, आज अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हमारी तरफ? उनके सवाल पर अली नयन को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कैसे बोले। उसने अपने माथे को रब किया। वो बड़ी दादी। वो चुप हो गया। दादी उसे घूरने लगी। नयन को अब खड़ा नहीं हो जा रहा था। नयन ने घूरकर अली को देखा। आई वॉन्ट टू यूज वॉशरूम। दादी ने अली को देखा। क्या कह रही है तुम्हारी अंग्रेजन बीवी? अली इधर उधर देखने लगा। इसे लेट्रीन इस्तेमाल करनी है। बोलते ही अली इधर उधर देखने लगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। ले बहू ले जा अपनी प्रधानी को। एक औरत आई, उसने नयन को चलने का इशारा किया। नयन अली की देखने लगी। अली ने उसे जाने का इशारा किया। आप भी। नयन के ये कहते ही अली के कान लाल पड़ गए। उसने कहा तुम जाओ। के बड़ी दादी बोली, चली जाओ, हम बंद करके नहीं रख लेंगे। नयन को भी जाना था, वो वहां से चली गई। अली उसे देखता रहा। साथ चले जाते। उनके कहते ही अली ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। ये दादी अपनी बात के लिए पूरी गली में जानी जाती थी, साथ ही औरतों के हक के लिए बोलती थी। एक बार जो कह देती उससे पीछे नहीं हटती। अली ने कुछ नहीं कहा। चाय पी लीजिए। अली वही बैठ गया। हमारी बहू पहली बार आए है, जरा खातिरदारी का इंतजाम करो, उन्होंने अपनी बेटी को देखते हुए कहा। वो जल्दी से अंदर चली गई। नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, हम बस हवेली जा रहे थे। आपके लिए कुछ नहीं है, इस गांव की बहू के लिए है। अली उनके सख्त रवैया को समझ रहा था। क्या मेरा फैसला गलत था? फैसला गलत नहीं था, लेकिन सही होकर भी उसने क्या उखाड़ लिया? भले ही इंसाफ मिला, लेकिन इंसाफ के बाद क्या? अली उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था कि नयन आ गई। अली ने पलटकर उसे देखा। आंखों ही आंखों में पूछा। नयन ने भी पलकें झपका दी। बड़ी दादी बड़े ध्यान से देख रही थीं। वो उठकर अंदर गई। कुछ ही देर में सामान से सारा पलंग भरा हुआ था। आपके शहर जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छा है, खा सकते हैं आप। नयन ने अली को देखा। अली कुछ कहने को था कि नयन जल्दी से बोली, हाँ हाँ अम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अली ने उसे घूर कर देखा। नयन ने झट से कहा, नहीं लग रही है। अली झल्ला कर रह गया। दादी ने कहा, आंखें दिखाना बंद करे प्रधान जी। वो नयन की तरफ बढ़ गई। नयन भी उन सब के साथ घुल मिल गई। कुछ ही वक्त में वो सबसे ऐसे बात कर रही थी जैसे सालों से जानती हो। बाकी सब भी उससे अच्छे से बात कर रहे थे। नयन की बातों पर हंस मुस्कुरा रहे थे। अली दूर से चाय पीते हुए उसे घूर रहा था। उसने खुद से कहा, कैसे एक पल में ये लड़की मुझे भूल गई। वैसे कहती है आपकी बहुत याद आती है। अली खड़ा हुआ। उसने खड़े एक लड़के को बोला, बेटा जाकर उसे भेज दो। वो हाँ में सिर हिलाकर चला गया। अली देख रहा था। उसने देखा नयन मुंह फुलाकर दादी को बोल रही थी। अली समझ गया, पक्का उसकी बुराई ही कर रही होगी। कुछ देर में अली नयन वापस हवेली जा रहे थे। नयन के हाथ में पकड़े सामान को देखकर अली बोला, ये क्या है? नयन चहक कर बोली, ये वो है जो आपने कभी नहीं दिया। नयन की बात पर अली घूरने लगा। तब नयन ने जल्दी से कहा, ये गिफ्ट है, उन्होंने मुझे दिया, और बोला कभी अपने गोल से न भटको। तुमने ले लिया। जब कोई कुछ देता है, वो भी इतने प्यार से नयन न नहीं कहती। अली ने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस उसे देख कर रह गया। क्या है ये लड़की? हवेली। नयन अंदर आई क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। नयन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, आ गए तुम? नयन ने चहकते हुए कहा, हाँ, और आपको पता है फादर इन लॉ? उन्होंने गुस्से में बोला, बहुत मेहरबानी कर दी आपने मोहतरमा। आपकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का क्या किया जाए? क्यों किस? मेरे साथ गई थी, मैं लेकर गया था। कोई दिक्कत? आपकी बीबी है, किसी को क्या दिक्कत होगी? कहकर वो वहां से चले गए। नयन भागते हुए ऊपर जाने लगी। अली ने वहीं खड़े हुए कहा, आराम से जाओ। नयन धीरे धीरे जाने लगी। सीढ़ियों पर रुककर उसने अली को देखा। पलटकर उसे एक फ्लाइंग किस की। ऊपर भाग गई। कुछ पल अली उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, पागल। अली की नज़र बेगम परवीन पर पड़ी जो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। अली नजरें फेर कर बाहर चला गया। वो नयन को पहल हो बता चुका था। उसके जाते ही बेगम परवीन नयन के कमरे की तरफ चली गईं। नयन शीशे के सामने खड़ी थी। उसने अपना दुपट्टा निकाल कर देखा। नयन को अपने गले पर अली के दिए वो निशान दिखने लगे। नयन ने उन्हें छू कर देखा। एक अनोखा सा एहसास था, कुछ बहुत अलग सा था। नयन का चेहरा गुलाबी पड़ गया। उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। आज उसका चेहरा चमक रहा था। ये एक मीठा सा एहसास उसे गुदगुदा गया। नयन ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। क्या बात है, आज मेरी परी बहुत मुस्कुरा रही है, क्या बात है? नयन सीधे खड़े हो गई। अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं आंटी। बोलते हुए नयन उनके सामने से गुजर रही थी कि उन्होंने नयन का हाथ थाम लिया। नयन ने कहा, आंटी प्लीज। अरे भाई, मैं क्या कर रही हूँ, बस पूछ ही रही हूँ कि रात कहाँ गुजरी।
बोलते हुए वो हंस दी। नयन और शर्मा गई कि साहिबा की आवाज़ आई। लगता है किसी की बाहों में गुजरी है, तभी हुए कि ये लाली और चेहरे का नूर उफ। नयन ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया। छोड़े, मुझे शॉवर लेना है। जियान को बेड पर बिठाकर उसने नयन को देखा। कोई मोहब्बत की बारिश में भीग कर आए हो, अब पानी में भीग कर क्या करोगी? भाभी। नयन की हालत खराब हो रही थी। उसके इस रिएक्शन पर दोनों हंस दी। नयन मुंह फुलाकर देखने लगी। मैं किसी से बात नहीं करूंगी, आप सब बहुत परेशान करते हो। बेगम परवीन ने खुश होकर उसके गालों को छूते हुए कहा, हाय मेरी गुड़िया, बस तेरे चेहरे का नूर ऐसे ही बरकरार रहे, बस। बोलते हुए उन्होंने नयन से कहा, जाओ कपड़े बदल कर आओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने खा लिया आंटी, आप बस आम पापड़ ला देना। बोलते हुए नयन कपड़े लेकर भाग गई। बेगम परवीन ने साहिबा को देखा, उसे कुछ बातें बता देना। न समझ है, इतना नहीं समझती इन रिश्तों को। साहिबा ने हाँ में सिर हिला दिया। नयन नहा धोकर आया। साहिबा इस वक्त उसके ही कमरे में थी। जियान अपने खिलौने से खेलते हुए नयन का इंतजार कर रहा था। चाची। नयन को देखते ही जियान नयन की तरफ भगा। उसे देख नयन ने जल्दी से आकर जियान को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। हाय मेरा बच्चा। जियान नयन के गीले बाल उसके चेहरे से छू जाने से पीछे ही मुंह बनाकर नयन को देखने लगा। गीला। नयन उसके इस रिएक्शन पर हंस दी। हाय, ऐसे चिढ़ते वक्त तुम बिल्कुल अपने हिटलर चाचू की तरह दिखते हो। नयन ने जियान के चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। भाभी, जियान क्यों रोया है? कुछ नहीं नयन, काम करते वक्त ही उसे भूख लगती है और इसकी दादी वो कुछ नहीं देखती। जियान को अपने साथ लेकर देखते हुए नयन ने कहा, उसकी अम्मा दिन भर काम ही करती रहती है, तब वो भी क्या करे। जियान बेबी, आप चाची के पास आ जाया करो, चाची आपके साथ टेस्टी खाना खाएगी। नयन ने जियान के गुदगुदी की, तब वो हंसने लगा। साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी चाचू जियान को चाची के पास भटकने भी नहीं देगा, बहुत जल कुका है ना। नयन को आज अली के नाम से ही शर्म आ रही थी। साहिबा उसके साथ वहीं बैठकर बातें करने लगी। गांव में कुछ हालात सुधरे थे। पानी उतरने से अली ने उन घरों की मरम्मत और वहां छानबीन शुरू कर दी थी, क्योंकि वहां कीड़े और जहरीले जानवर आने लगे थे। लोगों के पास पैसे नहीं थे और गल्ले की कमी पड़ रही थी। सब बहुत परेशान थे, फसलें बर्बाद हुई थीं। अली हर घर को खुद देख रहा था। को सोहेब की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। अली, तेरे हाथ को क्या हुआ है? अली ने एक नज़र अपने हाथ को देखा। कुछ नहीं भाई, किसी कीड़े ने काट लिया होगा। अली अंदर चला गया। लगता है बहुत ही जहरीले कीड़े ने काटा है। कुछ वक्त बीता। अली वहीं पर कुछ मसले देखने लगा। उसकी नज़र पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर किताब ले बैठी एक लड़की पर पड़ी। ये वही लड़की थी जिसका उस दिन फैसला किया गया था। आज उसकी हालत पहले से ज़्यादा खराब लग रही थी। अली में जैद को इशारा किया। जी हुजूर। अली में कहा, जाकर उसके बारे में पता करो। वही हवेली। बेगम परवीन परेशान खड़ी थी। नयन उनके पास आई। क्या हुआ अम्मा? केवल आज का गल्ला बचा है, इतने लोगों में ये नहीं चल पा रहा है। सारा खेतों से आया गांव में ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया गया है और फातिमा भाभी ने अपने तरफ से कुछ भी देने को मना कर दिया है। हम मंगा सकते हैं ना? नहीं, कहाँ से मंगाएंगे जब गांव में या गड़ी में ही नहीं होगा। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नयन सोच में पड़ गई। क्या किया जाए? बेगम परवीन छोटी लली से कह रही थी, आज पानी ज़रा ज़्यादा डाल देना। नयन ने एक तरफ बैठे उन बच्चों को देखा। बहुत लोग थे, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, जिससे पता चल रहा था हालात कितने बिगड़े हैं। नयन ने अपने फ़ोन को देखा, रिंग कर रहा था। स्क्रीन पर उसकी मॉम का नाम फ्लैश हो रहा था। नयन ने कॉल रिसीव की और छत की तरफ चली गई। नयन छत पर टहल टहल कर बात कर रही थी कि उसकी नज़र दूसरी तरफ पड़ी। फिर फातिमा बी साहिबा की किसी बात पर सुना रही थी। मॉम, अगर मैं किसी का खून कर दूं तब? शबीना नाज बोली, मैं तुम्हारा शौहर सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे शौहर की वो आशिक लड़की, वो वापस आ गई है क्या? नो माम, यहाँ एक डायन है। नयन, कैसी लैंग्वेज का यूज़ कर रही हो? किसी के बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? मॉम, आपको पता है साहिबा भाभी की सास उन्हें कितना परेशान करती है। मुझे गुस्सा आता है, वो कितनी मुश्किल से यहाँ रह रही है अपने हस्बैंड एंड सन के लिए। मेरा मन करता है कि वो मेरी भाभी होती। इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उधर से शबीना नाज हंसने लगी। नयन का ध्यान दूर से आती अली की जीप पर गया। उसने देखा अली और सोहेब आ रहे थे। नयन छत पर खड़ी हाथ हिलाने लगी। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी, लेकिन अली ने देखा ही नहीं। नयन का मुंह बन गया। खड़ूस आदमी कहकर नयन नीचे आई। तब तक इमरान साहब और इरफान साहब आ चुके थे। वो गल्ले के मसले पर बात कर रहे थे। नयन शांति से आकर एक तरफ खड़ी हो गई। इरफान साहब बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे। नयन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। इमरान साहब कह रहे थे, शहर खबर भिजवाई है, देखो कल तक क्या खबर आती है। वैसे रास्तों में पानी भरा हुआ है और रकम वो भी बैंक में है, बिना जाए नहीं निकाली जा सकती है। नयन ने कहा, मेरे कार्ड यूज़ कर लीजिए। इमरान साहब ने उसे घूरा। क्या कर लीजिए? नयन बोली, मेरे कार्ड इस्तेमाल कर ले, उससे आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। सब नयन को देखने लगे। हमें कुछ रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी, लाख में काम होगा। 55 लाख होंगे, आप वो सारे यूज़ कर सकते हैं। इमरान साहब बोले, हिंदी में बोला करो तुम। नयन ने अपना सिर खुजाया। 55 को हिंदी में क्या कहेंगे? इरफान साहब बोले, औरतों की इस मसले से दूर ही रहने दो, देख रही ही तुम्हारी भाभी और सास चुपचाप काम कर रही है। तब तक अली और सोहेब आ गए। नयन ने अली से पूछा, 55 को हिंदी में क्या कहेंगे? 55? हाँ, मेरे कार्ड में 55 लाख होगी। सब हैरानी से देखने लगे। कुछ का मुंह खुला रह गया था। फातिमा भी उनमें से एक थी। अली ने उसे घूरा, यहाँ कार्ड नहीं चलते हैं, कैश चलता है केवल, ऊपर जाओ। नयन ने अली को घूर कर देखा। आप बहुत बुरे हो, गुस्से से कहकर नयन अपने कमरे में भाग गई।
जब अली अपने कमरे में आया, नयन मुंह फुलाए बैठी थी। नयन के सामने आते हुए अली ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया। नयन ने देखा उस पर कैंडी रखी थी। नयन की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से ले लिया। जैसे ही कुछ कहने को हुई, अली को चक्कर आया। वो धड़ाम से बेहोश होकर गिरा। डर से नयन की चीख निकल गई। अलकहार। सब्सक्राइब VIP स्टोरी चैनल।